आज इकडे आजच्या सभेला आपण सुरुवात करीत आहोत. आज आपल्याला सर्व इन्व्हिटेशन कार्ड मिळालेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आम्ही नमूद केलेलं आहे की आज आपण कुठल्या विषयावरती बोलणार आहोत. तरीसुद्धा मी एकदा तुमच्यासमोर रिपीट करतो की आपण आज रिडेव्हलपमेंटची पुनर्विकासाची श्री छत्रपती शिवाजीराजे कॉम्प्लेक्सचे टाईमलाईन सेट करणार आहोत आणि अकबर योगी त्याच्याबद्दल आपल्याला मार्गदर्शन करतील. आणि दुसरं की कन्व्हेन्सचं आपण कुठपर्यंत काम करणार आहोत, आतापर्यंत किती बिल्डिंग्सचं आपल्याला लेटर दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये आपण चर्चा करणार आहोत. त्यामुळं मी माझ्या आज इकडे असलेल्या मेंबर्सला, माझ्या चेअरमॅन आणि सेक्रेटरी या सर्वांचं मी इकडे हार्दिक स्वागत आहे. मला नक्की माहिती आहे की आज इकडे जे कॉम्प्लेक्स आहे रिप्रेझेंटेटिव्ह आलेले आहे, प्रत्येक सोसायटीचे सभासद आलेले किंवा चेअरमॅन आणि सेक्रेटरी आलेले आहेत. ते आमच्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहेत. आज ते जो इकडनं मेसेज घेऊन जातील ते माझ्या कॉम्प्लेक्सच्या 3488 सभासदांपर्यंत तो मेसेज पोहोचवणार आहे. माझ्या कॉम्प्लेक्समध्ये हे जे तुम्ही सर्व समोर बसलेले आहात हे 3,40,000 सदनिक विकत घेणारे लोक, आज हे सर्व लोक करोडपती आहेत. त्याच्यामुळे मी आज जे बोलतोय ते सामान्य लोकांबरोबर बोलत नाही, एक करोडपती लोकांबरोबर बोलत आहे. आणि ते करोडपती लोक जे या सर्व संस्थांचे मेंबर्स आहेत, चेअरमॅन आहेत, सेक्रेटरी आहेत, ते त्यांच्या बिल्डिंगचा पूर्ण भार उचलणार आहे आणि त्यांच्या बिल्डिंगच्या सर्व 64 लोकांना पण ते करोडपती बनवणार आहेत. हा याच्या पाठीमागचा उद्देश आहे. बरं, आता एक थोडक्यात मी तुमचं जास्त वेळ घेत नाही आहे. एक 5 मिनिटामध्ये आम्ही कशी सुरुवात केली होती ते तुमच्यासमोर मांडतोय. 2013 साली मी स्वतः, सचिन चव्हाण 2 नंबरचे सेक्रेटरी आणि विजय शेट्टी, आम्ही असे स्वप्न घेत होतं की आपण इकडे पुनर्विकास करू शकतो का. त्यासाठी आम्ही खूप प्रयत्न पण केला. महाराजा पॅनलवरचे रामचंद्र धुरे म्हणून आर्किटेक्ट होते, त्यांच्याकडे आम्ही फिजिबिलिटी रिपोर्टसुद्धा मागितला होता. परंतु त्यावेळेला आपल्याला फक्त 405 स्क्वेअर फीट भेटणार होते आणि तो प्रोजेक्ट फिजिबल होत नव्हता. त्या दिवसापासून आम्ही अथक प्रयत्न करत होतो आणि एक दिवशी आपल्या काँग्रेसमध्ये 21 नंबर बिल्डिंगचे एक सभासद आहे, त्यांचं नाव शिंदे साहेब, प्रमोद शिंदे साहेब. तर प्रमोद शिंदे साहेब एक दिवशी मला भेटले आणि त्यांनी सांगितलं की सर आपण रिडेव्हलपमेंट करू शकतो का. आणि मी करू शकतो आपण, तर आपल्याकडे सर्व कॉम्प्लेक्स मॅप आणि बाकीची सर्व माहिती उपलब्ध आहे का. मी बोललो हो आपल्याकडे आहे, कारण की मी आपलं जे प्रपोज फेडरेशन होतं त्याचं जनरल सेक्रेटरी होतं तेव्हा, त्याच्यामुळे माझ्याकडे बरीचशी माहिती आपल्या कॉम्प्लेक्सच्याबद्दल उपलब्ध होती. ती मी माहिती PDF फाईल्समध्ये सर्व मांडली आणि त्यांना दिली. त्यांनी इंट्रोड्यूस केलं अर्चना गवस मॅडमला, जे आजचे जे आपले अकबर योगी साहेब आहेत त्यांचे ते असिस्टंट आहेत. आणि अकबर योगी साहेबांनी नंतर आपल्या कॉम्प्लेक्स एकतर व्हिजिट दिली, बसले, आमच्याबरोबर त्यांनी चर्चा केली आणि त्यांनी मिनिमम ऑफर काय भेटू शकते, कुठल्या नियमात भेटू शकते याचं आम्हाला पूर्ण स्पष्टीकरण दिलं. 2 महिने आम्ही त्याच्यात वेळ घेतला. ते 2 महिने वेळ घेतल्याच्या नंतर आम्हाला समजलं की हां, इकडे रिडेव्हलपमेंट अगदी कायदेशीरपणे होऊ शकतं आणि मिनिमम ऑफर आम्ही त्यांच्याकडनं तयार करून घेतली आणि 5 नंबर बिल्डिंगला आम्ही 1.5 वर्षापूर्वी मीटिंग लावली गच्चीवरती. त्या मीटिंगमध्ये 60 सभासद आपल्या कॉम्प्लेक्सचे आले होते आणि जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद त्या दिवशी मिळाला आपल्याला, त्याच्यानंतर आपल्याला एक स्वप्न तयार झालं मनामध्ये की हां, इकडे पुनर्विकास होऊ शकतो. आणि मग आम्ही तयार घेतला. त्याच्यानंतर आम्ही संघटित झालो. 10 लोक आम्ही एकत्रित आलो. त्या 10 लोकांमध्ये माझे जे सहकारी आहेत ते असे की अपूर्वाचे जनाब आगे या माणसाने सर्व बिल्डिंगचे नावं काढणं, त्या बिल्डिंगचे चेअरमॅन सेक्रेटरी यांचे कॉन्टॅक्ट नंबर आणणं, डेटा कलेक्ट करणं, असे सर्व खूप चांगल्या प्रकारे
ग्राउंडमध्ये काम करून माहिती मिळवली आणि आमच्यापर्यंत पोहोचवली. त्याच्यानंतर होते आमचे रोहित दंड होते. सर्वांना तुम्ही सर्व ओळखत होतं असा. त्यांनी ग्राउंड लेवलला खूप चांगलं काम केलं. आणि समजा आम्हाला कुठे काही प्रॉब्लेम आला, आपला हा पुनर्विकासाचा रिडेव्हलपमेंटचा जो हत्ती होता तो जर कुठे थांबत असेल ना, तर का थांबलं बाबा, त्याच्यावरती जेव्हा मी विचार विनिमय करायचो तेव्हा ते मस्त आयडिया द्यायचं आम्हाला आणि त्याप्रमाणे आम्ही पुढे चालत गेलो. तदनंतर आपल्या जिकडचे विजय शेट्टी साहेब म्हणजे गोल्ड आहेत आमच्यासाठी. त्यांनी सॉलिड आम्हाला पाठपुरावा केला आमच्याबरोबर आणि त्यांना जेव्हा ते पटलं की हां इकडे रिडेव्हलपमेंट खूप चांगल्या प्रकारे होऊ शकतं आणि ते आजपर्यंत आपल्याबरोबर आहेत आणि याच्या पुढे पण ते घातलंच. नंतर माझे 2 सहकारी, एक सचिन चव्हाण सर जे 2 नंबरचे सेक्रेटरी आहेत आणि प्रशांत मांजरेकर हे तर डायमंड आहेत आपल्या कॉम्प्लेक्सचे. आणि या दोघांना तुम्ही प्रत्येक लोक ओळखत असाल, चेअरमॅन सेक्रेटरी, कारण ते तुमच्याबरोबर नक्कीच पाठपुरावा करतात. इतकं त्यांनी श्रम घेतलेले आहेत. प्रत्येक वेळेला त्यांनी कॉन्टॅक्ट केलेले आहेत. सर्व PMCच्या मीटिंग घेतलेल्या आहेत त्यांनी आणि सॉलिड पाठपुरावा केलेला आहे. म्हणून आज आपण या पुनर्विकासाच्या उंबरठ्यावरती उभे अवसर खूप छान काम केलं त्यांनी. आणि म्हणून मी सर्वांना तुम्हाला विनंती करतो की ह्या माझे जे 10 सहकारी आहेत त्यांचं स्वागत झालं पाहिजे. रामदास भोसले माझे जे परममित्र आहेत त्यांनी सुद्धा खूप चांगले प्रयत्न केलेले आहेत. अजून सगळं डोळा सर्वात टाळ्या झाल्या पाहिजे त्याच्यासाठी, कारण त्यांनी निस्वार्थीपणे काम केलेलं आहे आपल्या कॉम्प्लेक्ससाठी. आणि मी तुम्हाला सर्वांना विनंती करतो, या कॉम्प्लेक्सचा हा जो पुनर्विकास होणार आहे, या पुनर्विकासामध्ये त्यांचं नाव कोरलं गेलं पाहिजे. कारण की त्यांनी स्वप्न बघितलेलं आहे, त्यांनी पुढाकार घेतलेला आहे आणि त्यांनी आज आपल्याला सर्वांनी इकडे एकत्र आणलेलं आहे. आता याच्यानंतर हे जे तुम्ही चेअरमॅन सेक्रेटरी माझे मेंबर लोक जमा आहे, आज आम्ही 10 लोक काम करत होतो ह्या कॉम्प्लेक्ससाठी. आज माझ्याबरोबर हे 100 लोक असणार आहेत. म्हणजे ज्या स्पीडने आपला पुनर्विकासाचा रिडेव्हलपमेंट हत्ती चालत होता, उद्यापासून हा 10 पटीने जास्त चालणार आहे, जास्त फास्ट पळणार आहे. आणि माझ्याबरोबर 10 लोक नसून 110 लोक आपण मिळून काम करणार आहोत. आणि ते कसे काम करणार त्याची वाटचाल आपल्याला ठरवायची आहे. हे दीड वर्ष जे आम्ही आतापर्यंत केलेलं आहे त्याच्यामध्ये मी थोडं 6 महिने थोडं आजारी होतो. पण त्या आजारपणात सुद्धा आपलं रिडेव्हलपमेंटचं काम कधी एक दिवस सुद्धा थांबलेलं नाही आहे. त्याच्यासाठी सुद्धा मला माझ्या सहकाऱ्यांनी खूप चांगलं सहयोग केलं. आणि माझी जी 5 नंबरची बिल्डिंग आहे त्या 5 नंबर बिल्डिंगचे सेक्रेटरीचे मनोज दाभोळकर, चेअरमॅनचे मोहन नायर साहेब, त्याच्यानंतर आमचे कमिटी मेंबर आहेत पेरुनिसा भाभी आणि राय भाभी, यांचे सुद्धा मी खूप आभार मानतो की आम्ही आमच्या बिल्डिंगतून सुरुवात केली. यांनी मला परवानगी दिली की घे पाटील तू हे लेटर हेडवरती घे आणि तू अकबरजी साहेबांकडनं ऑफर घे. यांनी मला फ्री केलं. मी त्यांना समजून सांगण्यासाठी सक्सेसफुल ठरलो आणि त्यांनी मला सपोर्ट केला. आणि माझ्या आजारपणात सुद्धा त्यांनी मला खूप सहकार्य केलं. आणि सरतेशेवटी मी एक सांगू इच्छितो तुम्हाला सर्वांना की माझी पत्नी पण इकडे उपलब्ध आहे आज, हेमांगी पाटील. तिच्यामुळे मी आभार मानतो की तिने मला खूप चांगलं सहकार्य केलं आणि याच्या पुढे सुद्धा मला सहकार्य केलं. आता सरतेशेवटी मला एक आधी सांगायचं तुम्हाला की हे जे अकबरजी साहेब आहेत यांचे इंट्रोडक्शन देण्याची मला आता गरजच नाही आहे. कारण की यांनी प्रत्येक इमारतीच्या गच्चीवरती मीटिंग घेतलेली आहे आणि आज आपण पुनर्विकासाच्या रिडेव्हलपमेंटच्या उंबरठ्यावरती उभे आहोत. आता याच्या पुढची वाटचाल आपल्याला सर्व 110 लोकांना घ्यायची आहे आणि ती कशी घ्यायची आणि किती टाईमलाईनमध्ये आम्ही हा पुनर्विकास करू शकतो, त्याच्यानंतर कन्व्हिन्स काम आपण करू शकतो, याच्याबद्दल अकबरजी साहेब आता तुम्हाला मार्गदर्शन करतील. त्याचं तुम्ही प्रेझेंटेशन बघायचं आणि आपल्याला डिसिजन घ्यायची. धन्यवाद. अकबरजी साहेब.
क्लियर नहीं दिखता होगा, लेकिन मैं ज़्यादा फिर आपको बोल के हम समझाएंगे। थोड़ा लाइट जितना हो उतना ऑफ कर दो, फिर हम कोशिश करेंगे हम कितना इस पर देख सकते हैं। ये लाइट ऑफ कर लाइट ओके। तो मैं अकबर जीवानी, आपका टीएमसी, नमस्कार सबको और हार्दिक वेलकम है आपको। तो आज हम जो रीडेवलपमेंट का जो हमने सिलसिला शुरू किया था 15 महीने पहले, तो उसमें हमारा मेन जो था कि अगर रीडेवलपमेंट सक्सेसफुल होना है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है और साथ में सबको कम्युनिकेशन भी मिलना ज़रूरी है। जैसे कि पहली मीटिंग हमने किया था तो कुछ 300-350 जन आए थे, लेकिन उसमें हम न सभी के सवाल सुन सके न सभी को जवाब भी दे सके। इसके लिए हम हर सैटरडे संडे एक एक बिल्डिंग के ऊपर मीटिंग करके हमने कोशिश किया। तो आज करीबन 15 महीना हो गया, तो हर हमारा जो आज एम है कि हर एक का हो एक घर और हर एक का हो सपना एक घर हो अपना। तो घर तो हमारा है, फ्लैट भी हमारा है, लेकिन हम उसको फिर से मजबूत कैसा बना सकते हैं टाइटल वाइज कि आज हम लैंड माड़ा का है, लैंड ओनर इज माड़ा, वो हमेशा लैंड ओनर ही रहेगा। लेकिन जैसे हमारा बिल्डिंग है वो भी अभी माड़ा की है, जो मैंने आपको समझाया था उसके ऊपर, उसको हमको कन्वेंस करना है, लेकिन हम रीडेवलपमेंट भी करने जा रहे हैं। तो जैसे कि जो माड़ा के सीईओ है संजीव जायसवाल जी, उसको हम कुछ मेंबर सोसाइटी को लेके हमने जाके उनको मिला कि आज आप हमको बोलते हैं ये बिल्डिंग का आप कन्वेंस करो, उसका हम स्टैम्प ड्यूटी भरे, रजिस्ट्रेशन करते हैं और 6 महीने में तो मुझे रीडेवलपमेंट करना है, वही बिल्डिंग मुझे तोड़ना है, तो उसका कोई मीनिंग होता नहीं है। तो उन्होंने बहुत पॉजिटिवली हमको जवाब दिया कि एक काम करो, तुम तुम्हारा रीडेवलपमेंट प्रोसेस जारी रखो, कंटिन्यू रखो, जब भी फाइनल हम एनओसी देंगे उसमें हम लिखेंगे कि उसके 10 महीने में तुम हमको कन्वेंस करके देंगे। तो हमारा काम क्या रहेगा, हमारा 1 साल उसमें बच गया, नंबर 1, क्योंकि ये प्रोसेस करते हैं 1 साल वो हमारा बच गया। प्लस हमको जहाँ तक हमको पैसा नहीं लगता है वो पेपर वर्क हमको करके सबमिट करना है माड़ा में। ओके, तो हमने जो एप्लीकेशन था, पहले जो एप्लीकेशन था माड़ा में जो करना पड़ता था कन्वेंस के लिए, 63 फ्लैट्स है आपकी मेरी, 63 का अग्रीमेंट्स कॉपी जमा करना, सब पेपर जमा करना, वो करना, तो जो हो नहीं रहा था। फिर उन्होंने सुझाव दिया आप एक एप्लीकेशन सोसाइटी से ले लो, वो सोसाइटी रजिस्टर्ड वैलिड होनी मांगती है, मैनेजिंग कमेटी का लिस्ट दो, मेंबर्स का लिस्ट दो और 2-3 जो फर्स्ट अलॉटमेंट है उसका कॉपी दो, तो हम तुम्हारा कन्वेंस का प्रोसेस चालू होता है। तो ये सबमिट करने से क्या होता है कि हमें नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि अगर हम रीडेवलपमेंट में जाते हैं तो हमारा पिछला कोई ड्यूज नहीं है। तो ये लेटर सबमिट होने से एस्टेट डिपार्टमेंट में जाता है और एस्टेट डिपार्टमेंट फिर रेंट कंट्रोलर को भेजती है वो पर्टिकुलर बिल्डिंग में कि उनका क्या क्या 2016 के पहले क्या इसका इंडिविजुअल आउटस्टैंडिंग है और 2016 से सोसाइटी का क्या है। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जो ऑलरेडी शुरू कर दी है। अभी हमको ये प्रोसेस साइड बाई साइड हम करते रहे हैं। अभी जो आज मीटिंग करने का मेन कारण ये था कि हम बहुत सारी बिल्डिंग्स में हम मीटिंग कर दी है और सब हमने एक्सप्लेन किया है कि माड़ा की पॉलिसी क्या है, जो चेंज होते जाती है लेकिन अच्छे के लिए होते जाती है। तो अभी टाइम है कि माड़ा का क्या नज़रिया है रीडेवलपमेंट पे, और उधर हम किधर पीछे हट न जाए उसके लिए हम आज मिलते हैं कि हमें हमारा एक टाइमलाइन सेट करना है कि ये टाइम में हमको इतना, जैसे कन्वेंस का एप्लीकेशन ही देना है, एक 5 पेज का डॉक्यूमेंट ही सोसाइटी को देना है, हमारे पास कितने हैं वो हम समझेंगे और कितने हमको चाहिए ताकि माड़ा में हम प्रोसेस करें।
तो ये एक हमको समझना है। उसके बाद हम माड़ा को जो रिक्वायर्ड है कि पूरा जो लेआउट का सर्वे करना और एक एक बिल्डिंग का डिमार्केशन, एक बिल्डिंग है उसकी एरिया कितनी है, जैसे कि आपकी बिल्डिंग को सराउंडिंग जो कंपाउंड है उसका एरिया मेजरमेंट हमको करना है। तो वो भी मेरे ख्याल से शुरू किए हमने और कुछ 50% हमने कंप्लीट किए। तो वो भी हमको माड़ा का काम है, लेकिन वो हम करा रहे हैं ताकि वो टाइम वेस्ट नहीं हो गए। तो जो कर रहा है वो भी डिपार्टमेंट का काम करता है, लेकिन हमने उसको जो नॉर्मली हम पूछते हैं सर्वे का खर्चा कितना है, तो बोले 20 लाख 25 लाख होता है, वही हमने 3,60,000 में करा है। तो डिवाइड बाई 53 सोसाइटी हो गई तो आपको 7,000 में आपका पूरा प्लॉट का लेआउट मिल जाता है, प्लस आपकी इंडिविजुअल बिल्डिंग का भी डिमार्केशन मिल जाता है कि आपका किधर एरिया है। तो हमारे से जो होता है हमने पूरा कोशिश किया कि विजुअलाइज करने में कि टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी कौन सा है उसको हम पैसा पहले से उसका नज़रअंदाज न करें, उसका समझे और उसको पैसा हम कट कर सकते हैं। तो ये मुद्दा था। दूसरा है हम आगे देखेंगे, जैसे कि हमारा कॉम्प्लेक्स 1,15,000 स्क्वायर मीटर है, लेकिन उसमें 17,000 मीटर SRA का है, कुछ स्लम्स का है। तो वो कट करके भी हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमारा जो एंटाइटलमेंट है पॉलिसी के हिसाब से हमें उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं आना है। लेकिन ये पूरा लेआउट है, हमारे 3,488 मेंबर्स है। ये इंडिविजुअल फ्लैट का जो है कि आज का हमारा जो एरिया था ये हमने आगे एक्सप्लेन किया था कि 225 कारपेट है, उसका 480 हमको मिलने से कोई रोक नहीं सकता है, उतना तो हमको आना है। फिर हम माड़ा को अभी आज के बाद प्रोसेस करेंगे कि भाई हमारे को एक्चुअली इससे ज़्यादा कितना मिल सकता है, तुम्हारा कोई नया पॉलिसी आता है तो वो हिसाब से हम आगे इसको बढ़ते हैं। मैं एज अ PMC ये दरमियान जब से चालू किया तो बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मुझे मिला। तो ये सब आपकी वजह से हुआ क्योंकि आपके पीछे मैं काम कर रहा था। मुंबई का सबसे बड़ा क्लस्टर डेवलपमेंट होने जा रहा है, जो एक पीसफुली हो रहा है, सबको साथ में लेके चल रहे हैं, सबको समझा के हम आगे करते हैं। ये जो ट्रॉफी था ये हमारे जो माड़ा के जो चीफ है संजीव जायसवाल, और वो आंसरेबल हमारे हाउसिंग डिपार्टमेंट और अर्बन डेवलपमेंट के जो इंचार्ज है हमारे डिप्यूटी CM जी, तो उनसे भी हम कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि हम एक सही रास्ते पे जा रहे कि नहीं तो हमको उसका मार्गदर्शन देवे। मैं ज़्यादातर सब PMC या माड़ा लैंड पे काम इसके लिए करता हूँ, एक टाइटल का इश्यू नहीं रहता है। अक्सर सब सोसाइटी को या तो कन्वेंस नहीं मिला है या तो OC नहीं मिला है या कुछ भी नहीं मिला है, तो वो हिसाब से माड़ा इसमें वो अपने को इशू रहता नहीं है, इसके लिए हम करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं तरुण गिया जी, वो भी एक रियल एस्टेट एक्सपर्टीज़ है, उनका भी काफ़ी 50 साल से तजुर्बा है। तो हम हर तरीके से ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे सब आता है, लेकिन हम सबके साथ कुछ ना कुछ सीखने की तमन्ना रखते हैं। आज मैं आपको कुछ समझाऊंगा, लेकिन आपसे भी बात करके कुछ मैं भी सीख के जाऊंगा। ये हमारा माइंडसेट होना मांगता है, एक एटीट्यूड होना मांगता है। हमारे साथ अर्चना जी है, जो अभी हम ऑफिस भी आपके कॉम्प्लेक्स में की है, तो कुछ भी इश्यू है आपको तो वो अपन उसको एंटरटेन कर सकते हैं। प्लस ये एडवोकेट भी है सभा कुरैशी, वो भी हर तरीके से उनका 25 साल का एक्सपीरियंस। तो एक वीक में सैटरडे या कोई भी वो शी विल बी देयर इन दी ऑफिस। तो आपका कुछ सोसाइटी का इशू है, कुछ भी है, तो आपको और किधर जाने का जरूर नहीं, यू कैन अटेंड एंड टॉक टू हर। दूसरा हमने ब्रांच किया अभी आइरोली नवी मुंबई, क्योंकि जैसे कि आज जब मैं 10 जन को मिलूँगा तो 8 जन बोलेगा किधर न किधर तो हमारा रीडेवलपमेंट की बातचीत हो रही है। तो वी आर हेडिंग फॉर अ कॉन्क्रीट जंगल, हर एक को करना है, हर एक को एक घर बनाना है, हर एक का एक सपना है। तो हम उस पर कुछ गलत नहीं, हम वो भी सोच रहे तो वो हिसाब से हमें आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं खुद ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करता हूँ, जिधर एडवोकेट्स भी आते हैं, PMC भी आते हैं, आर्किटेक्ट भी आते हैं, कि जो प्रोसेस है जिसका फाउंडेशन मेरा एक ही है कि यूनिटी होना मांगता है। और यूनिटी कभी आएगा कि आपको सब इन्फॉर्मेशन फ्रीली मिलेगा। आपको एक पेपर पूछेंगे तो मैं आपको 4 पेपर दूंगा तो आप बोलेंगे नहीं बराबर है। तो आप एक सवाल पूछेंगे, मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, तो वो ट्रस्ट आएगा, तो यूनिटी बढ़ेगा और एक साथ में हम चलेंगे। तो आज मैं समझता आज हम एक परिवार तरीके से हम
जमा हुए और आगे हमें माड़ा के साथ कैसा चलना है वो हम डिस्कस करेंगे। मैं रेगुलरली ये कॉन्फ्रेंस हर 2 महीना करता हूँ। जैसे पैनपेट में हमारे एमएलए आशीष शेलार जी है, तो उनका इरादा भी वही था कि सबको इन्फॉर्मेशन दो, नॉलेज दो, गाइडेंस दो, फिर उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। क्योंकि देखो, बिल्डर आएगा, प्रोजेक्ट आएगा, सब होगा। एक बिल्डर के लिए आपके लिए एक प्रोजेक्ट ही है, बराबर है, लेकिन आपके लिए तो आपका वो एक ही घर है जो आपकी पूंजी है, तो उसके साथ हम खिलवाड़ होने नहीं देना चाहिए। और उसके लिए हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मांगते रहना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए। तो जैसे कि बीएमसी भी रेगुलर वर्कशॉप करती है कि नई नई पॉलिसी क्या आते हैं, नए क्या कारण आते हैं, नया प्रोसीजर क्या आता है, तो हम वो रेगुलर अटेंड करते हैं और आपको पास ऑन करते हैं। अभी रिसेंटली लास्ट मंडे माड़ा ने एक नया महाराष्ट्र हाउसिंग पॉलिसी अनाउंस किया। कहने का मतलब क्या था कि माड़ा के पास, जैसे आपने सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, फिर ये अफोर्डेबल हाउसिंग, इस बहुत सारी स्कीम बन गई थी, लेकिन ना कोई डेवलपर उसमें इंटरेस्ट कभी लेता था। क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग का क्या था कि 45 लाख के नीचे का घर वो आवास योजना में आएगा, उसको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बम्बई शहर में 45 लाख में हमारे एरिया में तो घर नहीं मिले। तो माड़ा ने बहुत सारे हिस्टोरिक चेंजेस अपने पॉलिसी में लाए, लुक्रेटिव बनाए, ताकि वो बड़े जो कॉरपोरेट डेवलपर्स हैं वो इसमें इंटरेस्ट लेके करें। तो करीबन उन लोगों को 20-25% कॉस्ट रिडक्शन का पॉलिसी जो उन्होंने किया है, कि उसका इम्पैक्ट क्या है मैं आपको 2 मिनट में समझाऊंगा। ये मंडे को था जिसमें मैं था। इसमें जो सेंटर में है जो सीईओ संजीव जायसवाल है, फिर मिस्टर बोरीकर है जो सीईओ है पूरे बॉम्बे बोर्ड के, उसके बाजू में मिस्टर संभारकर है। तो कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ किताबों में नहीं लिखा होता है, ये बाहर जाके हमको मिलना पड़ता है, समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, नेटवर्किंग करना पड़ता है, अगर हम आगे कैसे बढ़ते हैं। तो ये समझने के लिए ये रीडेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस जो था और इन्वेस्टर्स मीट था, तो ये मेन जो कारण आज मुझे समझाना था, माड़ा के ऊपर एक टारगेट है कि उनको 8 लाख घर बनाना है 2030 तक। तो इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग, कि भाई आप आगे आओ, हम आपको हेल्प करते हैं। लेकिन कैसा हो गया कि उनके 114 लेआउट है पूरे मुंबई में, और 114 लेआउट कुछ छोटे हैं ना कुछ बड़े भी हैं, बराबर। अपना एक आता है जो काफ़ी बड़ा है, 1,14,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है। अभी इसमें क्या होता है कि अभी जो नया पॉलिसी आया उसमें उन्होंने प्रीमियम कम करने का कहा है, ज़्यादा एफएसआई देगा वो बताया है, जीएसटी को अफोर्डेबल में लाएगा तो अफोर्डेबल में जीएसटी माफ़ करने का है। तो ये सब अट्रैक्शन देने से जब बड़े कॉरपोरेट्स आएंगे कि बताओ मुझे किधर डेवलप करना है, आप मुझे जगह दो, तो वो सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा लिमिटेशन आ जाता है। माड़ा बोलेगा मैं टेंडर निकाला, इसको बनाया, ये आपका घर बनाया, तो हम वो सिचुएशन में नहीं रहेंगे जिधर हम कुछ हमारा कहना आगे रख सकते हैं। तो या तो हमने माड़ा से कहा कि हम लोग, हमारी ये परिवार है 53 सोसाइटीज़ का, जिसका हम पीएमसी है, मेंबर्स भी आए, हम लोग आपको सब रेडीमेड करके देते हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस है, अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है। और हम एक टेंडरिंग भी करेंगे एक 3 महीने में, जिसका टेंडर का कॉपी भी, ड्राफ्ट भी हम सब मेंबर को देने का। आप लोग सब देखो, क्योंकि ये 3,500 मेंबर में कोई आर्किटेक्ट है, कोई एडवोकेट है, कोई सिविल इंजीनियर है, कोई है, हर तरीके से है। तो हम उसका एडवांटेज ले से उनका हेल्प लेके हम एक सिचुएशन पे आएंगे कि माड़ा का पॉलिसी क्या है, प्लस तो फिर टेंडरिंग में क्या आता है, कौन क्या ऑफर करता है, क्या आता है। लेकिन मैंने जो बताया कि अपना बेंचमार्क है, इसके नीचे तो हम आज सिचुएशन में है वो बोल सकते हैं, इसके नीचे हम नहीं लेंगे। अभी देखो मोतीलाल नगर जो है, उन्होंने बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, 143 एकड़। तभी 15 साल पहला वो 23,000 करोड़ का था। फिर वो कोर्ट कचहरी में गए, तो उन्होंने कोर्ट में क्या बोला कि हमारे को माड़ा डेवलप करे, बिल्डर नहीं चाहिए, प्लस ये चाहिए, वो डिमांड करते करते फाइनली मैटर गया कोर्ट में। 15 साल लगा कोर्ट में जाते जाते।
उसमें एक सिचुएशन था जो हमारे भी नहीं था, बहुत जन ने अनऑथराइज भी कंस्ट्रक्शन किया था, तो जज ने तभी रिलीफ दिया था कि अगर रीडेवलपमेंट में जाते हैं तो अभी कुछ डेमोलिश मत करो, तुम प्रोसेस करो। लेकिन मेरे को बुलाए थे वो सेशन में उन लोग का मेंबर्स लोग ने, तो मैंने उनको एक ही बात कहा, 15 साल तो कोर्ट में चलेगा, आपकी तो आधी ज़िंदगी चलेगी, और आधी ज़िंदगी भी आपको कोर्ट में जाना है कि एक समझौता करके आगे बढ़ना। माड़ा तो उधर ही रहेगा 100 साल के बाद, मंत्रालय भी उधर ही रहेगा, जज भी उधर ही रहेगा, कोर्ट भी उधर रहेगा, हम रहे या नहीं रहे, तो हमारी फैमिली का क्या। तो उनको समझाया कि जो है, लेकिन आज क्या है, एक सिचुएशन तो हो गया कि जिधर हम मांगने सर ये हो गए, नहीं भाई इतना तो दे, इतना तो दे, जो कि है बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो कहने का मतलब कि आज वो हम सिचुएशन में है तो उसका हम एडवांटेज लेके हम आगे बढ़ सकते हैं कि हम हमारे हिसाब से, आपके पॉलिसी के हिसाब से हम कैसा आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि मोतीलाल नगर है, तो इन्होंने अनाउंस कर दिया मोतीलाल नगर हम डेवलपर को देंगे, टेंडरिंग करेंगे, तो उसमें फिर हमारा कोई सुनवाई नहीं है। मोतीलाल नगर अगर इंडिविजुअली बोलेगा कि हमको डेवलप करना है, तो अभी तुम इंडिविजुअल नहीं कर सकते, अभी ये माड़ा के थ्रू तुमको जाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे क्लस्टर है, अबूदिया नगर है जिसमें भी 3350 है, पीएमजी है, मजासवाड़ी है, जीटीबी नगर 1200 है, पुलिस हाउसिंग, बीडीडी चौल, ये बहुत सारे साल सब चालू हो गए। फाइनली अभी उन्होंने अलॉट कर दिया है, उसमें अभी किसका सुनवाई होगा नहीं, जो कि अच्छी तरह से सेटलमेंट हो गया है। तो ये मुझे कहने का था कि ये सिचुएशन माड़ा एग्रेसिव है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट बने, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हाउसिंग स्टॉक मिले। वो खुद के तो नहीं ले मांगते, या तो रेंटल हाउसिंग करेंगे या तो किसी को ट्रांजिट में देना है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ रहा है, तो वो हिसाब से, और वो अफोर्डेबल होगा तो उनको भी कम रेट में दे सके। तो ये इश्यू रहता है कि हमको जो मिलने के अलावा भी कुछ बिल्डर को जो बेनिफिट मिलता है एक्स्ट्रा, उसमें से वो थोड़ा यूनिट्स ले लेते हैं, तो उसमें हमारा जो डिमांड, हमारा जो एंटाइटलमेंट रहेगा उसमें कुछ फ़र्क आता नहीं है, तो हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन होने से नहीं रहा। तो ये इश्यू है, जैसे कि 33(5) आज हम 33(5) में भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। 33(9) में 4 FSI था, इसमें 3 FSI है। कभी माड़ा ये भी जाने के बाद 33(5) में हो कि जो भी माड़ा का ओनरशिप का प्लॉट है वो 33(5) में आता है, तो उन्होंने बहुत सारा प्रीमियम फॉर एडिशनल कमर्शियल एरिया 50% to 10% रिडक्शन कर दिया। जैसे कि समझो आज फर्स्ट करो 480 मिल रहा है, आपको 600 लेना है, तो उसमें भी उन्होंने प्रीमियम स्टैम्प ड्यूटी पे कम कर दिया। जैसे कि अभी 6% स्टैम्प ड्यूटी है, लेकिन ये पर्टिकुलर आप 480 से 600 लेंगे तो 120 का आपको पैसा तो भरना है बिल्डर को, लेकिन उसके स्टैम्प ड्यूटी 6 का 3% कर दिया। तो हर तरीके से हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, कुछ ना कुछ बिल्डर को हो रहा है और कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को होने जा रहा है। तो ऐसा बहुत सारा चेंजेस उन्होंने दे दिया है। अभी दूसरा भी है कि जैसे कि फंडिंग का प्रॉब्लम होता है, तो जितना भी माड़ा को पेमेंट करना है डेवलपर को, उसमें भी उन्होंने कहा कि अभी खाली 10% भरो, बाकी 4 साल इंस्टॉलमेंट में भरो, तो एक इनडायरेक्ट फंडिंग भी हो जाता है और एक स्टेबिलिटी भी आ जाता है प्रोजेक्ट में। तो ये सब पॉलिसी जो था 33(9) में भी मेन जो था कि अफोर्डेबल जो वर्ड था कि 45 लाख का घर है वो अफोर्डेबल में आएगा, तो उसको सब बेनिफिट दे देगा, लेकिन उसका कुछ वो पेपर भी रह जाता है। तो मेन जो है उसको किया गया 90 लाख का घर होगा रेडी रेक्टर के हिसाब से। तो अक्सर हमारा जो फ्लैट वैल्यू रहता है या जो रहता है रेडी रेक्टर से डबल ही रहता है, रेडी रेक्टर उसका आधा ही रहता है। जैसे 90 लाख का रहेगा तो रेडी रेक्टर 45 लाख रहेगा, तो ऐसा 1.5 करोड़ का फ्लैट रहेगा तो रेडी रेक्टर आपका 90 लाख लेगा। तो उसमें उन्होंने प्रपोज किया है कि जीएसटी भी हम माफ़ कर देंगे, प्रीमियम ज़्यादा कर देंगे, ताकि एक विन विन सिचुएशन हो जाए। तो जैसे कि अभी बड़े डेवलपर्स आने का शुरू हो गए, तो फिर हमारा क्या डिसीजन रहेगा, हम कैसे आगे जाएंगे वो हम देखेंगे। तो जैसे कि ये जो हाउसिंग पॉलिसी उन्होंने बनाया है, एक गेम चेंजिंग पॉलिसी है जिसमें सबका फ़ायदा है। ऐसा नहीं कि खाली बिल्डर का फ़ायदा हुआ, कि हमारा खाली हुआ, कि गवर्नमेंट का हुआ।
हाँ, इनिशियली गवर्नमेंट को जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी वेव कर दिया, उसमें उसको नुकसान होगा, प्रीमियम कम कर दिया, उसमें 2 साल में वो होगा। लेकिन जैसे कि घर 8 लाख घर बनेंगे, 16 लाख घर बनेंगे, तो उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू से उनको अल्टीमेटली प्लस ही होना है। आज जैसे कि प्रीमियम में उसको 12% 15% का मार पड़ता है, आगे 22% उसको बेनिफिट ही होना है। जैसे वॉल्यूम का गेम जो बोलते हैं ना, कि मैं एक चीज़ बेचूँ या 1 लाख चीज़ बेचूँ, तो फर्क पड़ता है वॉल्यूम का। नमस्कार, आइए। तो एज अ पीएमसी तो हमने आपको सब समझाया कि पीएमसी का रोल यही रहता है कि आपको रीडेवलपमेंट जो प्रोसेस है उसमें हम किसी तरह हम अपने आप को सेफ गार्ड करना चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पीएमसी। और वो सेफ गार्ड तभी हो सकता है कि तभी आप कुछ मेरे से समझ लेंगे या समझने का कोशिश करेंगे कि क्या क्या हमें समझना चाहिए। जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, आगे कंसेंट होगा या अग्रीमेंट होगा या टेंडर होगा, वो हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, भले वो सॉफ्ट कॉपी में होगा क्योंकि टेंडर बनता है बड़े पेज का। लेकिन ऐसा आप कोई बोल नहीं सकेगा कि मुझे तो मालूम नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा, आप स्टडी करो, किसको दिखाओ, समझाओ, तो हर स्टेप पे हम आपका इंटरफेरेंस चाहेंगे, डिसीजन भी चाहेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि हम नहीं बोले। इसके लिए हमने आज जो मीटिंग हम ऑफिस बेरर्स और रिप्रेजेंटेटिव का बुलाना है, क्योंकि आपका एक टच रहेगा आपकी सोसाइटी के साथ रेगुलर। तो आप अगर फुल्ली इन्फॉर्म रहेंगे कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, तो ही आप अपने मेंबर को आगे समझा सकेंगे कि आगे हमें क्या करना है। तो हमने जैसे ही था कि हमें मेन है कि हमें नॉर्मली हर एक बिल्डिंग का मीटिंग में हमको 51% चाहिए, बराबर है। लेकिन अब जो क्लस्टर में जा रहे हैं 53 बिल्डिंग्स, तो उसका हमें आगे बढ़ने के लिए 60% चाहिए। हमने जो बीच में गूगल फॉर्म जो स्प्रेड किया था हर मीटिंग के बाद, तो जिन्होंने भी गूगल फॉर्म भरा तो उसमें कंसेंट है 98.2। तो 98% कुछ जन को समझ नहीं पड़ा, तो कुछ जवाब नहीं दिए कुछ। तो कहने का मतलब हमारा टारगेट तो वही है कि सबको साथ में लेके चलना है। लेकिन हम माड़ा का प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए हमें एक मिनिमम परसेंटेज चाहिए जिसको हमको बढ़ना है। तो उसमें 2 चीज़ था, जैसे कि हमने संजीव जैसा से मिला, तो मैंने कहा कि हम कन्वेंस का काम भी साथ में शुरू कर देते। तो खाली एक सिंपल पेपर सबमिट करना है। तो हमारे को 53 बिल्डिंग से अभी रिक्वायर्ड है 33 बिल्डिंग्स का। तो हमारे पास 33 बिल्डिंग्स हो जाता है, तो माड़ा का जो प्रोसेस है वो आगे करेंगे। ओके, तो वो हम टाइमलाइन पे नक्की करेंगे कि अभी हमारे पास कितने आ गए, हमें कितने चाहिए और हमें कितने दिन में वो मिल सकता है, और उसमें आप लोग कितना हमको सपोर्ट कर सकते हैं कि जिसका नहीं आया है उसको हम बोलेंगे आएंगे। फिर एक टाइम हमारा ये हो जाएगा, हम माड़ा से आगे बढ़ेंगे तो हम वेबसाइट भी बनाएंगे जिसमें आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आपको वापस अकबर दीवानी को फ़ोन करने का ज़रूर नहीं पड़ेगा, आपको वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन मिलते जाएगा, जो भी होते जाएगा, हर पेपर और डॉक्यूमेंट। माड़ा में भी अभी अनाउंस किया है कि पूरे माड़ा के लेआउट में जितने पूरे महाराष्ट्र में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उन्होंने स्कैन किया है 15,000 करोड़ डॉक्यूमेंट। वो अभी वेबसाइट पे 1-1.5 महीने में आपको देखने मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि समझो आपको किसको कोई ऑफिसर को मिलना है तो आप ऑनलाइन जाके बुकिंग कर सकते हैं कि ये ऑफिसर को मुझे मिलना है, तो आपको टाइम स्लॉट देगा 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे। आप 4 बजे का बुकिंग करेंगे, वो दिन पे ऑफिसर आपके लिए राह देखेंगे। तो उनका जो काम करने का जो स्पीड है वो आगे है, तो हमको कोशिश करना है उसको मैच करें। ओके, तो जैसे कि पीएमसी मीटिंग्स है, हमने 42 सोसाइटीज़ कंप्लीट कर दिया है। हमारा रिक्वायरमेंट है 33, लेकिन बाकी की 10 भी हम मीटिंग करेंगे। जैसे कि 11 तारीख को भी एक सोसाइटी का है, तो हमें रिक्वायरमेंट था 33। अभी डीम कन्वेंस एप्लीकेशन ये 22 है, शायद आज भी 1-2 आए, तो हमें रिक्वायर्ड है 33, ताकि हम माड़ा को बोल सकें कि भाई हमारी तरफ से हम रेडी है और ये हमारा रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल कर दिए, लेकिन हम पूरा करके देंगे आपको। आप हमारा प्रोसेस आगे करो कि आपके लिस्ट में अगर कुछ है कि आपको
डेवलपमेंट करना है, किसी और को देना है, करना है, वो स्टॉप करके हमारी एप्लीकेशन के फॉलो करो। तो ऑन एप्लीकेशन सबमिटेड माड़ा हैज इशूड लेटर्स, तो उन्होंने 10 सोसाइटी को ऑलरेडी लेटर लिख चुके हैं टू दी एस्टेट डिपार्टमेंट कि भाई इनका क्या आउटस्टैंडिंग है। एस्टेट डिपार्टमेंट भेजता है रेंट कंट्रोलर को आपकी बिल्डिंग में। तो कुछ लोग के बिल्डिंग पे रेंट कंट्रोल ने आके डिटेल लेके खाली आपको लेटर दिया है, ये फ्लैट नंबर का 2016 के पहले क्या क्या आउटस्टैंडिंग है। तो एक्चुअली वो प्रोसेस वो पूरा हो जाएगा तो हमारे टेबल पे आएगा। तो कल सुबह जो बिल्डर को काम करना है वो हम काम करके दे रहे हैं कि भाई ये 53 सोसाइटीज़ है, 53 का ये आउटस्टैंडिंग है, ये भी तुझे करना है या जो भी है, और आगे तुम्हें कन्वेंस IODCC के 10 महीने में तुझे करना है। ठीक है। फिर दूसरा है कंप्लीशन ऑफ सर्वे। तो हमने सर्वे कराया है, पूरे लेआउट का करना है, आधा हुआ है। तो कुछ बिल्डिंग लोग का बाकी है, तो आपका बिल्डिंग का अगर नहीं हुआ है तो सुभाष जनार्दन करके जो है जिन्होंने किया है वो आपसे कांटेक्ट करेगा या तो करेंगे। तो हमारा टारगेट है कि 20 मई तक हम पूरा लेआउट उसको सर्वे कंप्लीट करें। तो क्या है, हम ये अचीव कर सकते हैं 20 मई तक। सर्वे वाले को खाली 8 दिन का काम है, हाँ या ना? तो आपसे कुछ जवाब मिलेगा तो मुझे थोड़ा एनकरेजमेंट मिलेगा कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपको कुछ समझ रहे हैं क्या, तो मैं समझा नहीं सकता आपको। तो ये हम पूरा करेंगे 5 मई तक। फिर वो मेजरमेंट जो करता है सैटेलाइट से भी ने सब करके, वो हमको 5 जून तक वो सर्वे का रिपोर्ट देगा, जो आपके साथ भी शेयर करेंगे, हर एक के साथ ग्रुप पे। तो आपको भी मिलेगा, पूरे लेआउट का भी मिलेगा और आपकी इंडिविजुअल बिल्डिंग का भी मिलेगा। ये हमारा टारगेट है 5 जून तक। ओके। फिर प्रिपेयरिंग द टेंडर एप्लीकेशन एज पर माड़ा पॉलिसी। तो कल हम माड़ा में जाके बोलेंगे कि हमें टेंडरिंग करना है और हम एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाएंगे, और वो ड्राफ्ट टेंडर हम टारगेट करते हैं कि 31 मई तक उसका इनिशियल ड्राफ्ट बने, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो उसमें जो भी होगा, और उसमें आप ईमेल से या कुछ भी हिसाब से हमको आपका क्वेरीज, आपका क्वेश्चन आंसर, आपका सवाल, आपका कुछ पॉइंट रह गया है, कुछ भी मिस्टेक रहेगा या कुछ छूट गया है, तो आप 15 दिन में हमको 15 जून तक करके दे दो। सब ऑनलाइन ही करना है, ईमेल से करना है, व्हाट्सएप से करना है, बराबर। ये होने के बाद हम टेंडर फॉर्म फाइनल करेंगे 30 जून तक। आज हम 4 मई पे है, 30 जून तक हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारा टेंडर फॉर्म कंप्लीट हो जाए। वो हम सबमिट करेंगे माड़ा को वेरिफिकेशन तक, जो माड़ा हमको 15 दिन में जवाब देगी, और वो हिसाब से हम टेंडरिंग करेंगे, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देंगे। और एक हमारा जो है कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ओके। तो सवाल ये है कि आज बड़े बिल्डर भी है, लेकिन बड़े बिल्डर के पास काम भी बहुत हो गया, तो हमें वो भी देखना है कि उसके पास वो दिन पे पैसा है कि नहीं। होगा, अच्छा काम करता है, लेकिन उसके पास जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी है, जो हमारा लास्ट सेशन में मैंने बुलाया था इंश्योरेंस को। तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में वो लोग बैलेंस शीट चेक करते हैं, क्योंकि ये जो टॉप 5 आएंगे सब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, उन लोगों को कंप्लाइंस में सब सबमिट करना पड़ता है। तो बैलेंस शीट आप उधर से भी ले सकते हैं। तो वो हिसाब से वो लोग एनालाइज करते हैं कि ये पार्टी का 2000 करोड़ का वर्थ है, कैपेसिटी है, अवेलेबिलिटी भी है। अगर उसने 1800 करोड़ का काम ऑलरेडी हाथ में ले लिया है, तो उसको बचे 200 करोड़, तो उसको मैं 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट इंश्योरेंस कंपनी उसका इंश्योरेंस नहीं लेगी। वो नहीं लेंगी तो हमको समझ जाने का कि इसके साथ हमको नहीं जाना। तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसा है कि खाली हम हमारा दिमाग नहीं सोचते, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, ये मुझे खूबसूरत लगा, ये वो लगा, ये नहीं। इंश्योरेंस कंपनी का एनालिसिस जो होता है, CA का एनालिसिस इंश्योरेंस का, कि ये कर सकता है कि नहीं, इसकी कैपेसिटी है कि नहीं। भले वो फंड रेजिंग करे, सब करे, तो उसके बाद भी उसका कैपेसिटी क्या है वो हम एक रिपोर्ट एक्सेस करेंगे। तो ये टेंडरिंग होने के बाद आगे हम, लेकिन ये सिचुएशन पे पहुंचने के लिए हमें ये चीज़
खाली करना है आज। ये हम कर चुके हैं, तो म्हाडा के रिकॉर्ड में आ गया कि हमारा छत्रपति शिवाजी राजे का कॉम्प्लेक्स का हम हमारे हिसाब से रीडेवलपमेंट करने जा रहे हैं विथ टोटल ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन पूरा है। हम टेंडरिंग में जाते हैं, ज़रूरी नहीं से टेंडर में से किसी ना किसको सिलेक्ट करना ही है। हमारे क्राइटेरिया में नहीं बैठेगा तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। कोई बैंक गारंटी नहीं देगा तो उसको पहला चौकड़ी मार देंगे, बराबर। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसका इंटेंशन क्या है। देखो, दूसरा कोई बिल्डर कोई भी रहेगा, एक वो ट्रेड रहता है ना कि मैं आपको 900 स्क्वायर फुट दिया या 450 स्क्वायर फुट दिया या 500 स्क्वायर फुट दिया, वो 20-25 फुट खा ही जाता है। ओके, तो उसका क्योंकि अग्रीमेंट में आप कोई भी जितने प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसमें देखना कि आई विल गिव यू 480 2-3% प्लस और माइनस। तो ज़्यादा तो देने का सवाल ही नहीं है, कम ही उसको देना है। तो पीएमसी का रोल रहेगा कि जब भी आपका प्लीज बनेगा तभी हम मेजरमेंट करेंगे कि तुमको अगर 480 बोला है तो 480 है कि नहीं तो अभी तू करेक्शन कर और आगे बढ़। क्योंकि एक टाइम कॉलम बन गया, उसके बाद हमको भाई जावा जो शू कर सू, ऐसा है इताने दो, हम क्या करेंगे, अभी हो गया। दूसरा है जीएसटी, हमारा स्लीपिंग पार्टनर। तो हमें उसको बोलना, वो फ्लैट्स आपको फ्री देता है, कंस्ट्रक्शन का पैसा डालता है, प्रीमियम डालता है, सब पैसा देने के बाद भी जीएसटी बोलते हैं वो फ्री फ्लैट पे भी तो फ्री फ्लैट के वैल्यू पे भी जीएसटी भरो। तो अगर वो लिखेला नहीं रहेगा हमारे डॉक्यूमेंट में कि जीएसटी हम भरेंगे या तुम भरेंगे, तो बिल्डर बोलेगा भाई तुम ही भरो, जीएसटी का पैसा भर और घर में घुस हो। वो टाइम पे तुम क्या करोगे, बोले जाने दो, कोर्ट कचहरी में जाएंगे, इधर जाएंगे, वो खर्चे में अपना जीएसटी हो जाएगा, कर लो। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट में होगा तो हम कलेक्टिवली सब उसको फेस कर सकते हैं। तो ये सब सिचुएशन होता है जो डॉक्यूमेंटेशन के लेवल पे आता है। पर इसके लिए हम कहते हैं कि आपको भी हम देंगे ये पॉइंट्स। जैसे ये छोटी छोटी पॉइंट मुझे सपने में तो नहीं आए, मैंने भी किधर सुन के सीखा हो, ये मेजरमेंट करना चाहिए तुझे, है ना। जैसे जीएसटी है तो ये सब किधर से किधर सुनने को मिला मुझे कि भाई वो बिल्डर हमको बोलता है जीएसटी भरो बाद में कर दो। तो ये पॉइंट हम सीख के हम वो दोबारा वो मिस्टेक नहीं करना चाहिए। तो मेरा है कि आपको नहीं मालूम था, आज मैं आपको बता रहा हूँ तो आप ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हो गए कि हम इसमें से छेतर नहीं जा रहे ऐसा। तो ये हम डेडलाइन है, तो मैं चाहूँगा कि ये डेडलाइन हम पूरी कर सकते हैं कि नहीं। सब लोग हाथ ऊपर करेंगे तो लगता है, क्योंकि हम इधर एक इकट्ठा हुए हैं एक फैमिली के हिसाब से, और हम फैमिली के हिसाब से चलेंगे। एरिया कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, हम उसमें भी जाएंगे। तो उसमें से हम थोड़ा उठ के आना है कि आज मुझे नया घर मिलेगा तो खाली मुझे एरिया रिलेटेड नहीं है, एक नया घर बनता है, नया कॉम्प्लेक्स आता है, हम कनेक्ट करते हैं नेचर के साथ, हमें गार्डन ज़्यादा मिलेगा, रिक्रिएशन ज़्यादा मिलेगा। ये वीडियो निकाल के आप भी हाथ ऊपर कर दो एक टाइम। तो एनीवे इट इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी, लेकिन जहाँ दिल से दिल मिलेंगे तो काम हो जाता है। हम अच्छे नीयत से काम करेंगे तो ऊपर वाला हमको साथ देना ही है, उसमें कोई वो दो बात नहीं है। क्योंकि वो कहावत है कि यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व, यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व, यू गेट व्हाट यू नेगोशिएट। तो आप उसके ऊपर चर्चा करेंगे, बोलेंगे, पीसफुली बात करेंगे, तो आज वो सिचुएशन में हम हैं और हम उस सिचुएशन में रहना चाहिए, इसके लिए हम म्हाडा को अप्रोच कर रहे हैं। तो ये जो है कभी कितने सोसाइटीज़ जो है जिन्होंने अगर कन्वेंस का लेटर नहीं दिया है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 2-4 दिन में वो लेटर आप दे दो। उसमें एक वो लेटर भी होता है, एक पीएमसी का भी लेटर होता है। तो बहुत सारी सोसाइटीज़ ने ले भी दिए। ये एक पेपर वर्क है जो हमको करना है, वरना तो खाली वो एक पेपर वर्क ही है ना। आज अपने मुझे अपॉइंटमेंट कर दिया पीएमसी, लेकिन मैंने आपके साथ अच्छा काम नहीं किया तो वो दूसरा पेपर बन जाएगा। तो कहने का मतलब है ये कागजात जो है वो लड़ने की तलवार है। आपने फ्लैट खरीदा, आपने कभी वापस खोल के वो एग्रीमेंट देखा है घर से निकाल के, वो कबर्ड में पड़े रहेगा। तो किधर गलत होएगा तभी होएगा कि हम निकाल देंगे भाई इसमें क्या लिखेगा था, और तभी मालूम पड़ेगा कि हमने लिखा कि नहीं था।
कि जीएसटी का क्लॉज था कि नहीं, वो एरिया मेजरमेंट का क्लॉज था कि नहीं, तभी वो सब आपको याद आएगा। एक सेमिनार में मुझे एक जन ने कहा, उसने बोला कि हम लेडीज़ लोग ज़्यादातर बाजार में जाते हैं सब्जी और फल खरीदने के लिए, तो 1 किलो टमाटर भी लेना होता है तो हम एक एक चेक कर करके लेते हैं, ये दबेला है, सीधा है, काला है, बड़ा है, छोटा है। लेकिन हम फ्लैट करने जाते हैं तो 60-70 पेज का एक पेज भी नहीं पढ़ते, भाई पैसा ले, रजिस्ट्रेशन कर और मुझे कर दो। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है कि हम आगे हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा वो हमें समझना है। जैसे कि अभी इतने फ्लैट्स आएंगे तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सीवरेज प्लांट है, इलेक्ट्रिसिटी चलेगा, वाटर चलेगा, तो उसमें बहुत सारा है कि वाटर हार्वेस्टिंग हम करते हैं, वो कंपलसरी हो गया बिल्डर के लिए, वाटर सर्कुलेशन हो गया, रिसाइकलिंग का प्लांट है वो भी अभी कंपलसरी होना है, तो उससे हमारा मेंटेनेंस बढ़ गया। दूसरा एक पॉलिसी का बहुत अच्छा उन्होंने दिया है कि जो सोसाइटी अभी उन्होंने ये पॉलिसी है, बहुत सारा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन एक उन्होंने बोल्ड स्टेप लिया है कि अगर रीडेवलपमेंट में जाते हैं तो शायद वो 5 साल के लिए आपका प्रॉपर्टी टैक्स भी माफ़ कर दें इरिस्पेक्टिव ऑफ दी एरिया। फिर उसके नेक्स्ट 5 साल 25% लेंगे, उसके नेक्स्ट टाइम 50% लेंगे। पहले हर चीज़ को वो समझते, आप जो समझो आज 1000 रुपया भरते हैं, आपको 5-6 हज़ार भरने को आएगा तो आपको सोचना है, लेकिन मुझे एक नया घर अच्छा मिलता है, अच्छा मकान मिलता है, ज़्यादा एरिया मिलता है, वो हिसाब से हम कैसा इसको आगे बढ़ेंगे। तो ये जो बाकी सब तो हमने ये सब सोचा है, समझा भी है कि आज कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो रहा है, क्योंकि जो बिल्डिंग जैसे L&T है, L&T ने बेंगलोर में 36 माले का बिल्डिंग नया टेक्नोलॉजी से 96 डेज में कंप्लीट किया, तो उसमें फ़ायदा किसका हुआ, हम भी घर वापस जल्दी, बिल्डर को भी कम रेट लगेगा, तो सब तरीके से सबको फ़ायदा होगा। तो नया टेक्नोलॉजी भी आता है, लेकिन कभी हमको हिसाब से नहीं, वो गमेला उठाएगा, भरेगा, ऊपर लेगा, उधर डालेगा स्लैब में, तो ही मेरा काम पक्का होता है, ऐसा नहीं है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, आज ये ब्रिज बनते हैं, मेट्रो बनते हैं, ये असेंबलिंग के हिसाब से बनते हैं। तो जैसे कि देखो 3D प्रिंटिंग है, अगर रो हाउस होता तो 5 से 7 दिन में बन जाता है। एक कंप्यूटर में डिज़ाइन लगेगा रहता है और एक मशीन रहता है जो अपने आप फिर के पूरा ये घर बना दिए, ये 5 दिन में बनाया, वो भी अर्थक्वेक प्रूफ। US में ये टेक्सास में होटल है पूरा 3D प्रिंटिंग का। तो ये सब चीज़ें बेनिफिट हमको नए घर से ये भी देखना है कि आज हम आगे चलेंगे तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी सुधर जाएगी। जैसे कि अभी मेट्रो है, मेट्रो आने से हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हम मेट्रो से दूर है, नहीं तो मेट्रो के विदिन 500 मीटर्स में हमारा बिल्डिंग बनता है, तो एक्स्ट्रा FSI भी गवर्नमेंट देने को तैयार है, क्योंकि उनका कारण है कि मैं हज़ारों करोड़ रुपया मेट्रो में यूज़ डालता हूँ, लेकिन उसको लोग यूज़ ही नहीं करेंगे तो उसका क्या फायदा। तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा जब नज़दीक रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा भले लंबी बिल्डिंग बनावे, लेकिन वापरो तुम मेट्रो और घर पे गाड़ी छोड़ दो। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, जैसे लार्सन एंड टूब्रो 3D प्रिंटिंग विला बंगलो ऑलरेडी उन्होंने चालू कर दिया, 45 डेज में 60 डेज में पूरा बंगला रेडी हो जाता है। तो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आते रहता है। अभी पेवर ब्लॉक आपको देखेंगे कि आपको कितना तकलीफ होता है, आपका इधर पेवर ब्लॉक लग रहा है, लेकिन ये मशीन देखो, सुबह लगाया शाम को पेवर ब्लॉक बन गया। ये देखो मशीन में ऊपर खाली ईट ही जाता है, 2 आदमी है, ईट डालते रहता है, पूरा रोड बन गया शाम तक। तो जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बहुत कोशिश करते हैं सब टेक्नोलॉजी लाने को, उसका इम्प्लीमेंट भी करते हैं, जैसे बुलेट ट्रेन आ गया, बहुत सारा आ गया, तो ये सब चीज़ भी होने को जा रही है। लेकिन हम हमारे ये इससे बाहर आना है कि भाई मुझे एरिया कितना मिलेगा, कौन मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन वो तो आपको मिलेगा क्योंकि आप माड़ा के अंडर हो, तो वो आप प्रोटेक्टेड हो गए। तो ये सब चीज़ खाली समझने का है। ये नॉर्वे पूरा फ्लोटिंग अंडर वाटर टनल, पानी के अंदर टनल बना जाता है, तो जो 11 घंटे का रास्ता रहता है वो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाता है। तो वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्ट। लास्ट जो है मेंबर गेट्स मेंबर टू सपोर्ट, जो नए भी आए हैं आज या कुछ कारण नहीं आ सके, उनसे भी आप डायलॉग करो, बातचीत करो, इन्फॉर्म करो कि हमें आगे कैसा बढ़ना है।
ये हमारा लेआउट है, जो ये ब्लू कलर में है वो हमारी 53 बिल्डिंग्स का लेआउट दिखा रहा है। तो इसमें हम इसका प्लानिंग करेंगे। आज के बाद हम पूरा लेआउट में हमारा बिल्डिंग किधर रहेगा, क्योंकि अक्सर सवाल आएगा कि सेलेबल और हमारा सेम रहेगा कि नहीं। ये सबके मन में हमेशा सवाल रहता है और क्यों नहीं होना चाहिए, बराबर है। तो जैसे कि हम वो उसको भी एड्रेस करते हैं। जैसे कि अभी रेंट का जो था, मैं फिर से आपको बोलता हूँ, जैसे हमारी 53 बिल्डिंग्स है, बराबर है। 50% है जिन्होंने जो यहाँ रहते नहीं उन्होंने भाड़े पे दे दिए, बराबर। तो अगर हम 26 बिल्डिंग ही पहला तोड़ते हैं, क्योंकि अभी बिल्डिंग हमारी 30 माले की भी होंगी, 35 माले की भी हो सकती है। तो अगर हम 26 बिल्डिंग तोड़ते हैं तो जो इधर टूटने वाली बिल्डिंग है वो इधर 25 बिल्डिंग में 50% आ जाएगी। जैसे 25 बिल्डिंग में हम 1600-1700 जन आ जाएंगे तो वो उधर ही रह सकते हैं और आधे में हमारा डेवलपमेंट हो सकता है। बेनिफिट क्या होगा, आपको घर ढूंढने का जरूर नहीं, क्योंकि घर ढूंढने का, स्कूल, बच्चे का, डॉक्टर, हॉस्पिटल सब, तो वो आप उधर ही रह सकते हैं। और जो बाहर भाड़े पे दिया उसको क्या फ़र्क पड़ता है, उनको तो खाली नोटिस देना कि भाई तू घर खाली कर, मुझे तो रेंट मिलना है। प्लस उसमें हम ये कंडीशन भी रखेंगे, जो 25 बिल्डिंग है, जो नेक्स्ट 3 से 5 साल लगेगा, तो उसका टोटल टेकिंग केयर ऑफ मेंटेनेंस हम बिल्डर पे डालेंगे, ताकि आप आराम से रह सको और कर सको। तो इससे क्या होगा, क्योंकि 3500 घर कभी 3500 के 1700 भी घर आप ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा भाड़े पे। ऑलरेडी रेट 30-40% तो बढ़ गया है। इसके लिए हमने 14,000 का 25,000 भी किया, तो होते होते वो भी कम पड़ेगा। लेकिन ये सोल्यूशन जो है मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है कि आधे में हम रह जाएंगे, हमको टेंशन नहीं। बाकी आधे जो ऑलरेडी बाहर है वो बाहर ही रहेंगे, खाली उनको भाड़ा मिलेगा, लेकिन आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो सवाल ये आएगा कि मेरा रोड फेसिंग है, वो बाद में देखेंगे, रोड फेसिंग है, पीछे फेसिंग है, तो हम सब हो गए साथ में आसमान पे ही ना, समझे, ऐसा है। तो वो समझेंगे कि एनवायरनमेंट नया बनता है। प्लस हमने उसमें भी वो भी ये जो हम जो एक साथ की मीटिंग है उसका मैं खाली आपको फोटोग्राफ दिखाता हूँ कि हमने एक्चुअली किया। ये हमको माना को भी सबमिट करेंगे कि हम मेहनत ईमानदारी से कर रहे हैं इसके बारे में। तो ये सब सजेशन था, ये मीटिंग हुआ था। जो अभी एक जो था इनकम टैक्स रिलेटेड था कि जिसका 2 घर है तो उसको एक घर पे कंपलसरी इनकम टैक्स भरना पड़ता था, और खाली रखे तो भी। कि 2 साल पहले हमने ZTV के माध्यम से मैंने बात उठाया था कि दूसरा घर है, पैसा मैं भरूँ, स्टैम्प ड्यूटी भरूँ, तेरे को GST भी भर दिया, कि तुझे इनकम टैक्स, मैं इनकम कमाता हूँ भाड़े पे दे के तो मैं भरूँ, लेकिन खाली पड़ा है तो भी मुझे भरना है। तो उन्होंने 2 साल पहला ये वेव ऑफ कर दिया। अभी 2 घर के ऊपर भी आपको दूसरे घर पे इनकम टैक्स भरना जरूरी नहीं है। ये हमारे एक बिल्डिंग का लेआउट है, ये 7 माले की जो भी बिल्डिंग है, ये हमारा लेआउट है। ये नज़दीक से देख सकते हैं, ये हमारी 53 बिल्डिंग्स है। ये वो 17,000 मीटर उसका है, ये हमने वापस देगा। और ये हमने एरिया का तो हम सबको आपको डिस्कशन करके रखा था, लेकिन मेन मुद्दा आज था कि हमें आगे बढ़ना है। माड़ा इस देर हम माड़ा को भी लेटर लिखेंगे कि और आपके हिसाब से नया पॉलिसी के हिसाब से क्या है, क्योंकि पीछे तो हटना नहीं, उनको आगे ही बढ़ा के देना है। जैसे कि हर तरीके से आप एडिशनल एरिया में जाएंगे तो उसके पे भी उनको ने बेनिफिट दे के रखा है। स्टैम्प ड्यूटी पे आपको 6% का 3% मिलता है। हर तरीके से वो उनका जो है कि मुझे घर बनाना है, मुझे एक्स्ट्रा घर लेना है, उसके लिए आप किधर रुकावट आती है मैं खड़ा हूँ, ऐसा उनका कहना है जो CEO है। और उनके साथ जो टीम भी है, जो बोरीकर जी है, संभालकर जी है और वानकाड़े जी है, वो एक एक्सीलेंट टीम है जो पॉजिटिवली हमको हेल्प करते हैं। तो जैसे कि हमने जितने भी फॉर्म भरे थे तो 98.2% का कंसेंट है कि हमें रीडेवलपमेंट करना है, राइट। तो उसमें हमारे रुकावट नहीं है कि वेदर गिवन फ्लैट और रेंट। तो कुछ 40% है जिन्होंने कहा कि हमने घर भाड़े पे दिया है, बट अल्टीमेटली मेरे हिसाब से सब फॉर्म भरेंगे तो 50% तक आ जाएगा। फिर दूसरा था कि 480 स्क्वायर फुट समझो बनता है, एग्जाम्पल जो भी फाइनल होगा, उसमें आपको 1 बेडरूम चाहिए या 2 बेडरूम चाहिए,
तो आज हम वो सिचुएशन में है कि वो हम डिमांड कर सकते हैं कि भाई हमारा प्लानिंग में ये होना चाहिए। तो 65% कहा कि हमें 480 में 2 बेडरूम चाहिए और 34% ये किया कि हमको 1 बेडरूम ही चाहिए। तो हम वो हिसाब से प्लानिंग करके शुरू कर सकते हैं कि भाई ये भी है, ये भी ऑप्शन है, हम दोनों ऑप्शन आपको देते हैं। और बहुत जन का होगा कि मेरा 4 नंबर में एक फ्लैट है, दूसरा 10 नंबर में फ्लैट है, तो हो सकता है क्या कि हमको दोनों साथ में फिल हो। तो आपके ये सवाल आते हैं, हम कोशिश करते हैं उसको पूरा करने की। ओके, कि जो भी है, क्योंकि रीडेवलपमेंट आपकी ज़िंदगी में एक ही टाइम होना है, तो हम चाहते हैं कि जितना उसको निचोड़ के अच्छी तरह उसको बेनिफिट हम मैक्सिमम उसको ले सकें। तो ये मैंने प्लानिंग भी करके दिया था। 480 में 1 बेडरूम, तो ये एक लिविंग है, ये किचन, ये टॉयलेट और ये बेडरूम, तो ये हो गया 1 बेडरूम। ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो जैसे कि ये 1 बेडरूम है, लिविंग, डाइनिंग, किचन, ये टॉयलेट और ये बेडरूम, ये 480 में 1 बेडरूम हो गया। अभी ये 480 में 2 बेडरूम, ये अगेन लिविंग हो गया, ये किचन, ये बेडरूम, ये टॉयलेट, ये बेडरूम। सही है? सो आप वो डिसाइड गूगल फॉर्म प्रशांत जी शेयर करना, तो ये आपका ऑप्शन मिलेगा। तो हमें मालूम है कि 3,500 में कितने जन को डबल बेडरूम चाहिए, कितने को सिंगल बेडरूम चाहिए, वो हिसाब से हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो हम कोशिश कर सकते हैं जितना हमारा सवाल हुए, जितना हमारे को सिचुएशन हुए, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये पहली मीटिंग हुई थी जिधर हमने सोचा कि एक बिल्डिंग से 350 जन से साथ काम होने वाला है नहीं, क्योंकि उसमें किसी न किसी के दिमाग में कुछ ना कुछ सवाल रह जाएगा और मैं जवाब भी नहीं दे सकूँगा। तो ये हिसाब से हमने ये शुरू किया था, ये हमने इसमें बोर्ड भी लगाया था। और ये जो है, जो 11 जन है जो आज थे कि जिनके वजह से आज ये शुरू हुआ, ये आज ये हम दिन इसके लिए देख पा रहे हैं कि उनका पहले दिन से ये कहना था हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हमारा सोसाइटी कॉम्प्लेक्स का तुम काम करो। तो वो फर्स्ट स्टेप होता है। ये तो अक्सर बहुत सारे सोसाइटी में जाता हूँ तो वो इश्यू रहता ही है। तो वो समझते नहीं है कि आज कुछ मैनेजिंग कमेटी मेंबर किधर भी कुछ करके बिल्डर के साथ मैनेज करते हैं या जो भी करते हैं कि भाई मैं तेरे को 100 स्क्वायर फुट दूँगा, लेकिन वो समझता नहीं है कि जो बिल्डर के साथ मैं वो ऐसा करता हूँ तो मैं, मेरा भी तो फ्लैट है वो बिल्डिंग में, तो तेरा घर बनेगा, बिल्डिंग बनेगा, तो तेरे को 100 स्क्वायर फुट दूसरा मिलेगा, तो उसमें से भी जाएगा। तो इसमें वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई हम एक पे बैक करते हैं ना। क्या देखो, मैनेजिंग कमेटी आप ऑफिस बेरर है, इट इज़ अ थैंकलेस जॉब है कि नहीं? रात को 12 बजे भी फ़ोन आता है कि नहीं? पाइप टूट गया, पानी हो गया, ये हो गया, सब आता है, फिर भी आप करते हो, बराबर है। क्योंकि ऐसा है कि कौन तो करना है, किसी को तो गांधी जी बनना है। इंडिया को फ्रीडम देने वाला एक ही आदमी चाहता था ना, गांधी जी। तो आप अपनी सोसाइटी के गांधी हो और ये प्रोजेक्ट के भी हो कि आप इसको आगे ले जाएंगे तो हम इसमें सफल होएगी। तो खुशी होगी कि हमारे वजह से 3,500 मेंबर को एक अच्छा सुरक्षित घर वापस आके मिला। ऐसा वही बोल रहा हूँ, आज हमारा दिल बड़ा है, एरिया भी बड़ा हो जाएगा। तो ये तो क्या है, देखो, ये अगर आप माड़ा के लेआउट में नहीं होते तो अक्सर आप रीडेवलपमेंट में किसको भी पूछ लो, प्राइवेट लैंड में मुश्किल से आपको 50% से ज़्यादा मिलेगा। इधर आपको 115, 120, 25% एरिया मिलता है ज़्यादा। अभी बहुत सारे सवाल भी आएंगे, उधर इतना ज़्यादा मिला, उधर ज़्यादा मिला, लेकिन हर एक का अलग अलग का सिचुएशन रहता है, जो प्रो रेटा रहता है, जो हमारे में इतना कुछ है नहीं प्रो रेटा। तो किधर 2 एफएस है, किधर 4 है, किधर 5 है, किधर 6 है, लेकिन हम हमारे सिचुएशन हमारे लिए क्या है वो उनको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, मैंने पूरी कोशिश किया आपको समझाने का कि क्या है, कि उधर क्या चल रहा है माड़ा में, जो आपको जानना
ज़रूरी है। हमारे पास एग्जाम्पल है मोतीलाल नगर का, जिसका हम कोशिश कर रहे हैं कि मैं बोला सत्ता के सामने शानपट्टी नहीं हो सकती है, लेकिन हम खाली बोलते हैं हमारा न्याय दिया, हम ये कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं, ये सरकार सुनती भी है, समझती भी है। इसके लिए ये ऐतिहासिक इतना अच्छा हाउसिंग पॉलिसी उन्होंने बनाया, प्रीमियम कम कर दिया, आपको भी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हो गया, तो आपका जो फ्लैट्स वो लोग बेचते हैं उसका भी कॉस्टिंग कम हो जाता है। तो हर तरीके से उनका सपोर्ट है, तो हमको उसमें साथ में चल के आगे बढ़ना है। तो अगर किसी का कुछ सवाल है, हम हमारा जो कोशिश है कि हम टारगेट करते हैं कि हम माड़ा में एप्लीकेशन करें विथ मिनिमम रिक्वायर्ड 33 कन्वेंस लेकर अलाउड है, तो वो हम ये महीने में डेडलाइन करते हैं। और मैं उम्मीद है कि डेडलाइन हम पूरी हो जाएगा। ऑलरेडी 23 आ गए हैं, और जब से हमने ऑफिस चालू किया है तो काफ़ी देर ऑफिस में आते हैं, तो यू आर ऑलमोस्ट मोस्ट वेलकम। कभी भी कुछ भी सवाल करना है, पूछना है या कुछ है तो आप लिखा के भी जाकर, तो मुझे ये चीज़ का क्लैरिफिकेशन मिलता है। अगर इमीडिएटली आपको नहीं मिला जवाब तो हम आपको उसका जवाब देंगे। जो अभी रिकॉर्डिंग हुआ है वो आपको मोबाइल पे भेज देंगे। सबसे पहला वही मेरा बोलने का मतलब है कि आपको रिकॉर्डिंग पेपर डॉक्यूमेंट, आप एक पेपर मांगोगे मैं आपको 10 दूंगा, ताकि आपके मन में कुछ वो नहीं होना चाहिए, कि डाउट नहीं होना चाहिए। हो सकता है मैं भी इंसान हूँ, किधर गलती कर सकता हूँ, तो आई एम ओपन कि मैं हाँ ऐसा कुछ है तो बताओ मुझे, क्योंकि हम रात दिन काम करते रहते हैं, एग्जॉस्ट कभी हो जाते हैं तो किधर का कुछ हो जाता है समझने में। तो हम रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे, सब शेयर करेंगे, ये प्रेजेंटेशन भी शेयर करूँगा, ताकि आपको कोई बोले नहीं तुमको ये नहीं बताया, तुमको ये नहीं बताया। अगर तुमको कुछ मालूम पड़े तो मुझे बताओ, मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँ। अभी हमारा रजिस्टर पे जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ही भेजेंगे। हाँ, आप किधर ना किधर कोई ग्रुप में है, ग्रुप पे है हमारा, लेकिन अभी मोबाइल नंबर भी भेजेंगे तो अच्छा है। चलेगा। इंडिविजुअल भी हम भेजेंगे तो आपको हिट होगा, नहीं तो वो तो ग्रुप में 1000 जन है, 1200 जन है, वो पोस्ट होके चले जाता है, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो हम इंडिविजुअली सबको रजिस्टर नंबर, हाँ, तो वो हम इंडिविजुअली सबको भेजेंगे जो भी आज है। आप जिसको और को भी फॉरवर्ड करना है तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। गडवेज बद्दल जरा सांगा, जरा सविस्तर गडवेज काही तो सोसायटी देखो नॉर्मली कन्वेंस का आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ कि क्या है कि आज की तारीख में ओनर जो है, माड़ा इज दी ओनर ऑफ दी लैंड, वो हमेशा रहेगा। आपने फ्लैट खरीदा है, बराबर है, आप फ्लैट के मालिक हो, लेकिन बिल्डिंग नहीं खरीदा है, तो माड़ा का जो है कि आप हमने आपको फ्लैट बेचा, लेकिन वो बिल्डिंग अभी भी मेरा है। तो कल सुबह को जो बिल्डिंग को होता है तो माड़ा बोलेगा मैं देखूंगा उसको क्या करने का। तो उनका जो है कि आप वो बिल्डिंग का कन्वेंस ले लो, ओनरशिप ले लो। उससे एक फ़ायदा होता है कि जो इंटरनल ट्रांसफ़र भी होता है ना, कन्वेंस के बाद वो मैनेजिंग कमेटी ट्रांसफ़र कर सकती है। नहीं तो बरसों निकल जाते धक्का खाते खाते ट्रांसफ़र करने में, और उसकी वजह से आदमी लोग नहीं करते हैं। जब रीडेवलपमेंट आता है तो कभी ये बात उभर के आता है कि हमने ट्रांसफ़र नहीं किया, वो नहीं किया, तो वो भी ठीक है। तो उसका भी हमने सोल्यूशन निकाला है कि जो उनके रिकॉर्ड में देगा ना, हम उस पर ही चलेंगे। कन्वेंस होने के बाद हम मैनेजिंग कमेटी उनका नाम ट्रांसफ़र कर सकती है। तो कन्वेंस का जो इश्यू है वो है कि आपको बिल्डिंग का ओनरशिप लेना है, बराबर है। अभी हम रीडेवलपमेंट करने जा रहे हैं, तो मैंने जो CEO संजीव देसाई को बोला कि आज मैं रीडेवलपमेंट करने जा रहा हूँ, मैं आपको स्टैम्प ड्यूटी भरता हूँ, रजिस्टर करता हूँ, लीज भरता हूँ, और डॉक्यूमेंट रजिस्टर के बिल्डिंग का कन्वेंस मैंने ओनरशिप ले लिया, लेकिन वही बिल्डिंग को मैं 6 महीने में तोड़ने वाला हूँ। तो उसका कोई मीनिंग है? प्रैक्टिकल उसका कोई मीनिंग देता नहीं। मैंने उनका नई बिल्डिंग अभी 53 है, शायद 20 बनेगी या 25 बनेगी, उसका कन्वेंस लो। तो उन्होंने बोला देखो पॉलिसी में रातों रात चेंज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तेरे प्रॉब्लम से मैं सहमत हूँ, तो आप रीडेवलपमेंट में रुकावट मत लाओ, आप अपना प्रोसेस करो। IOD CC में मैं क्लॉज डालूंगा कि 10 महीने के बाद तुम कन्वेंस कर देना जो बिल्डर करे। तो हमारे को जो रुकावट थी 1 साल की, वो हमने बचा दी। पर हमको क्या करना है, जिधर तक पैसा नहीं लगता है वो काम ही आपको खाली करना है। एक आपको एप्लीकेशन देना है, उसका प्रसन्न जी से आप ड्राफ्ट दे सकते हो। एप्लीकेशन टू दी माड़ा कि वी आर गोइंग टू क्लस्टर डेवलपमेंट, वी वांट टू गो फॉर
conveyance kindly give us the no use certificate. Attached is the आपका सर्टिफिकेट वैलिड अमाउंट है सोसाइटी का, उसका अटैच आपका मैनेजिंग कमेटी का लिस्ट और आपके मेंबर्स जो भी ऑन रिकॉर्ड है उसका लिस्ट दे दो। और फर्स्ट ओनर आपकी बिल्डिंग में जो भी फर्स्ट ओनर है उसका 2 या 3 ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर कॉपी, वो 4-5 पेपर आप ऑफिस के सबमिट कर देंगे, हम लोग ही उधर सबमिट कर देते हैं। एक्नॉलेजमेंट बहुत जन जिसको ने दिया है उनका एक्नॉलेजमेंट आज दे देंगे हम, वो आपके रिकॉर्ड में रखना है एक्नॉलेजमेंट। फिर हमारा वो एप्लीकेशन पे स्टेट डिपार्टमेंट को भेजते हैं कि भाई ये बिल्डिंग का कन्वेंस का रिक्वेस्ट आया है, इस पर आउटस्टैंडिंग लिखना है। ओके, तो वो रेंट कंट्रोलर को भेजती है। रेंट कंट्रोलर जो रेंट कंट्रोल कलेक्ट करता है आपकी बिल्डिंग का, वो आएगा आपका बिल्डिंग में और आपको डिटेल समझाएगा और वो एक रिपोर्ट बना के भेजेगा कि ये बिल्डिंग का ये फ्लैट नंबर का इतना आउटस्टैंडिंग है, सोसाइटी का इतना है, इंडिविजुअल इतना है। और वो फिर लेटर निकालेगा वापस सोसाइटी को कि तुम्हारा ये चैप्टर जो है फेज जो हमने एप्लीकेशन किया है उसका कंप्लीट हो गया है कि नाउ दिस इज आउटस्टैंडिंग। तो जब भी हम बिल्डर आएगा तो उसको ये पर्चा दे देंगे और आगे फिर बढ़ेंगे, तो हमारा जो टाइम वेस्ट होता है वो भी बच जाएगा और माड़ा को भी लगेगा कि हमने हमारा जो काम था हमने कर दिया। खाली ऐसा ही नहीं बोला कि 10 महीने में हम करेंगे, 10 महीने में करने के लिए हमको ये पूरा काम करना पड़ेगा, तो उनको भी लगेगा कि हम भी इक्वली रिस्पॉन्स दे रहे हैं जैसे कि उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिया। तभी सोसाइटी के मेंबर्स भी साथ में आए थे। तो कहने का मतलब है उनको ऐसा भी लगना चाहिए कि ये सोसाइटी है जिधर कुछ वाद विवाद नहीं, कुछ नहीं, पीसफुली आती है, तो मैं क्यों ना उनको हेल्प करूँ। तो जो लड़ने के एटीट्यूड से जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, तो उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन हमारी ज़िंदगी इधर खलास होने को आई है, ऐसा है। तो वो हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कन्वेंस का आपका क्लियर हो गया? सर कन्वेंससाठी खर्च येणार आहे का? कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं आहे. तो वही मैं बोला कि जो जिधर खर्चा नहीं लगता है उधर तक का मेरे साथ हो। सॉरी, मैं कहूँगा कि आप लोगों में से कोई भी हो ना जिसको भी क्वेश्चन पूछना है यहाँ आके पूछेंगे तो सब लोग आराम से सुन लेंगे। हाँ, नहीं तो माइक दे आइए। दो। हाँ, माइक बार बार जाने से बेटर है, जिसको पूछना है यहाँ आइए, पूछिए। माइक पास कर दो। सब लोग लेंगे ना, बारी बारी कहाँ जाते हैं? सर मेरा एक मुद्दा है, अभी फिलहाल मार्च से एंडिंग में लीज रेंट का जो है लीज रेंट XYZ मेरे बिल्डिंग में तो 3,47,000 का आया हुआ है। तो एक्चुअली उस पर लेटर पे डेट है 2025 मार्च 2025 या अप्रैल 2025, लेकिन ये हमको नहीं समझ में आ रहा है कि ऑलरेडी हम लोग 2016 से भर चुके हैं और बहुत सारे मेंबर भर चुके हैं। अब वो बोलते हैं कि 3,47,000 रुपये आपको लीज रेंट भरना है, उसमें 30 मेंबर्स है और सोसाइटी के पकड़ के 31 मेंबर्स है, लेकिन उसी में कुछ लोग कंफ्यूज है और मैं खुद भी कंफ्यूजन हूँ। तो किसका है, 2016 का है कि 2016 के बाद का है? क्योंकि 2016 से हम लोग खुद सोसाइटी बढ़े, लेकिन ये हम लोग को नहीं पता चल रहा है और हमारे पहले वाले को भी नहीं पता चल रहा है कि ये कभी का है। आपको जो कुछ मेंबर क्या बोल रहे हैं, इसमें तो आपको जबरदस्ती से भेजा है महाड़ा ने लीज रेंट का जो है वो। बराबर है। अभी आपको जो लेटर आया है ना, हाँ वो आप ऑफिस में आपके कॉम्प्लेक्स में जो ऑफिस किया है 2 हाँ, नंबर में, कॉम्प्लेक्स में। आप उधर जो भी आपका कहना है और आपके पास जो प्रूफ है आपने जो भरा है हाँ। वो पूरा दे दो, वो हम स्टेट डिपार्टमेंट को लिख के देंगे। नहीं, वो चीज फिर वो अभी इसका लीज रेंट का जो है जो बैठता है ना मालवनी में, हाँ। उसके बाद जाना है कि आपके पास आना है ये बताइए। आप हमारे ऑफिस में दे दो, अच्छा, हम डायरेक्ट मैडम से कंफर्म करा लेंगे कि इश्यू क्या है। हो सकता है इसमें 2016 से पहले इंडिविजुअल मेंबर बनते थे, 2016 के बाद सोसाइटी बनती थी। तो 2016 के बाद अगर आपका भरेगा आउटस्टैंडिंग रहेगा तो सोसाइटी को भरना है, 2016 के पहले का है। हाँ। तो ये कन्वेंस का चार्ज ये है, ये आपका जो लीज रेंट आपको भरना है हाँ हाँ वो इश्यू आएगा। तो वो आप जो भी है सेट बना के आप ऑफिस में दे देना, फिर हम लोग महाराज से वेरीफाई करके चेक करके हमको आपको उसका जवाब देंगे। और दूसरा एक सवाल है, PMC कंसर्न, PMC जो लेटर है ना उसके बारे में पूछना है। बोलो।
नहीं वही मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपको तो ऐसा जैसे मैं अकबर दीवानी आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ, तो एक फॉर्मेलिटी से आपको मुझे अपॉइंटमेंट लेटर देना है, जिसका ड्राफ्ट प्रसन्न जी आपको देंगे, वो लेटर बना के देंगे ताकि हम बोलेंगे कि हम अकबर दीवानी को पीएमसी बनाया है, कन्वेंस का काम भी वो हमारे लिए कर रहा है, और कन्वेंस का भी जो डॉक्यूमेंटेशन आप देंगे, आप एड्रेस मुझे नहीं करना है, माला को करना है, जो हम सबमिट आपके भी आप पे सब कर रहा हूँ, सबमिट करना, लाना, कंट्रोलर को भेजना, स्टेट से करना, तो वो हम करेंगे, प्रसाद जी से ऑफिस में कभी भी भेज के उसको क्लैरिफाई करके भेजता हूँ। और कोई है? अब एक सर वहीं आ जाता हूँ। बोलिए। सबसे पहले आप सभी चेयरमैन, ट्रेजरर और सेक्रेटरी को मेरा प्रणाम। मैं महेश राजा, बिल्डिंग नंबर 44 हिमगिरी सोसाइटी। आज पहली बार हमारे तीन मूर्ति, जिनको कहते हैं सोसाइटी के कार्यभार संभालने वाले, जो अनथा होते हैं, हमेशा सुनते ही हैं, सुनना ही पड़ता है उनको। अकबर जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ये छोटे से घर का सपना बड़ा करने के लिए आप हमें पहल कर रहे हैं, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तालियां। अकबर जी समझ लीजिए कि मैं अपनी छोटी सी किस्सा बता दूं। 2003 में बड़ी मुश्किल से 3,38,000 जमा करके 2 फ्लैट लिया था। आज हाँ, इसी कॉम्प्लेक्स बहुत मुश्किल से लोन 20 साल तक लोन पे करता रहा और आज लोन चुकता हो गया। सर मैं चाह रहा था बेचने के लिए, लेकिन मेरे पिताजी बोलते हैं नहीं, ये तुम्हारी पहली कमाई का फ्लैट है, तुम बेचोगे नहीं, और मैं नहीं बेचूंगा। अब आपके माध्यम से ये मेरा 225 का एरिया 480 बदलने जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पहल। हम सब बिखरे हुए हैं, हम सब बिखरे हुए हैं 53 फ्लैटों में, बिल्डिंगों में। आज इस योगी पार्टी हॉल में एक फैमिली बनकर हम बैठे हैं। हमारा सपना है कि हमारे घर के नीचे आपके घर के ऊपर मेरा घर होगा। इसकी पहल आप कर रहे हैं। और मैं कहूंगा आज के दौर में हर किसी को पार्किंग का प्रॉब्लम है, पहला नंबर, क्योंकि छत्रपति शिवाजी राजे कॉम्प्लेक्स में हर घर में एक गाड़ी है, भले बाइक ही है मगर गाड़ी है। किस तरीके से लोग रोड पे लगा के रखे हैं। अपने पूरे मैटर में वो पार्किंग की बात नहीं की, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले उस पर भी पॉइंट कीजिएगा कि आज हमारा घर 2 BHK होने जा रहा है, मगर बिना पार्किंग का हमारा घर नहीं कहलाएगा, क्योंकि गाड़ी बाहर रहे और हम घर के अंदर रहे, वो हमें पसंद नहीं है, इसलिए आज तक गाड़ी नहीं। गौर करते रहिएगा आप सब लोग, हम अपने लिए नहीं, हम सब के लिए बोल रहे हैं। सर 480 एरिया, 225 एरिया के बाद में हमें 480 एरिया मिल रहा है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरा तजुर्बा है, क्लस्टर एरिया में आने के बाद बिल्डर को 6 FSI का डिमांडिंग अपने आप मिलता है। आपने अभी बताया कि 4 का FSI मिलेगा। सर 6 का FSI क्लस्टर में आने के बाद मिलता है, क्योंकि हमारा जो प्लॉट एरिया है 1,15,000 स्क्वायर मीटर है। उसके ऊपर सोचिएगा कि हमारे ये सब मेंबर के लिए और क्या किया जा सकता है, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कि यहाँ पे हर किसी को ये नॉलेज होगा कि क्लस्टर किसको कहते हैं। क्लस्टर उसको कहते हैं कि जब हमारा एरिया बड़ा होता है ना, तो अच्छे से वो वहाँ FSI देती है गवर्नमेंट, आपको अच्छी बिल्डिंग, लंबी बिल्डिंग बनाने के लिए, आपको अच्छा पार्किंग करने के लिए, आपको अच्छा फैसिलिटीज देने के लिए। तो ये सब चीजें हम सब लोगों को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा 225 एरिया आज के डेट में गवर्नमेंट वैल्यू के हिसाब से और आने वाले बिल्डर के हिसाब से ये 480 है या 550 है। गौर कीजिएगा। सर दूसरी बात पार्किंग की हो गई, एक क्लस्टर। दूसरा, आज जो हम लोग बड़ी मुश्किल से हमारी सोसाइटी में 1000 रुपया मेंटेनेंस है, हम मेंटेनेंस पे करते हैं। हमारे बिल्डिंग में तो 3-4 लोग ऐसे हैं जो
1.5 लाख रुपया मेंटेनेंस पे नहीं कर पा रहे हैं। हमें उनसे निकालना पड़ रहा है, रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। कल ये बिल्डिंग में हम 480 के फ्लैट में अगर हम जाते हैं ना, तो मिनिमम जैसा सर ने बताया कि 5 साल तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे करनी है, पर मेंटेनेंस आपको हर महीने है। उस मेंटेनेंस को क्या हम आने वाले दिन में मिनिमम जब हमें फ्लैट मिलेगा तो उस वक्त 5,000 से तो ऊपर ही होगा मेंटेनेंस। हमारी कैपेसिटी नहीं है, आई थिंक सब लोगों की होगी, मगर आते के साथ 5,000 मेंटेनेंस और हमारे फ्लैट बड़े हो रहे हैं। हम वो मेंटेनेंस के बारे में सोचना, क्योंकि बिल्डर तो आज हमारे 225 एरिया पे कमाने के लिए आ रहा है, हमें जो दे रहा है, लेकिन हमारा मेंटेनेंस बढ़ रहा है ज़्यादा। उसके बारे में भी हमारे मेंबर्स को बताइएगा कि हम 63 फ्लैट्स के मेंटेनेंस को कैसे नियुक्त कर सकते हैं कि आदमी आराम से उसको पे कर पाए। उसके लिए हमें अभी बिल्डर से जो भी हम डिमांडिंग करेंगे ना, अभी से करेंगे। मैंने सुना 23 फ्लैट्स के बिल्डिंग्स के कन्वेंस आ गए हैं, एप्लीकेशन में। ओके, उसमें से 10-11 को मानव से लेटर किया। ओके, क्योंकि कन्वेंस लेने के लिए जैसा सर ने बताया कि बिल्डर को पेमेंट करना होता है, विदाउट पेमेंट तो भाड़ा कन्वेंस देगी नहीं। तो बिना टेंडर बिल्डर से कन्वेंस कराने का, पेमेंट लेने का मतलब कि टेंडर फाइनल हो गया है, बिल्डर फाइनल हो गया है। क्योंकि हमें कम से कम 3-4 बिल्डरों को टेंडर मंगाना होगा, चेक करना होगा कि कौन हमें कर रहा है। हमें किसी से बिल्डर से लेने से पहले, पेमेंट करने से पहले वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि टेंडर्स किसका है, क्या है। जैसा सर ने बताया, नो डाउट बैंक गारंटी, बिल्डर की कैपेसिटी वगैरह चेक करना बहुत ज़रूरी है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट सर, हमारा जो प्लॉट एरिया है किस तरफ में पहले टूटेगा, और जो स्लेबल बिल्डिंग है बिल्डर का बनाया हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से आज के डेट में जब प्राइवेट बिल्डर आते हैं तो SRA का एक मार्किंग अलग रेपुटेशन कर देते हैं और बिल्डिंग में कमर्शियल अलग बना देते हैं। तो ऐसा तो कोई बाउंड्री हमारी सोसाइटी में नहीं खींची जाएगी, क्योंकि अभी तक तो 63 में कहीं कोई बाउंड्री नहीं है, सब एक दूसरे को नजर आते हैं। तो ये सब चीजें भी अपने को गौर करनी है कि कैसे क्या हो जा सकता है। सर जस्ट माय सजेशन। अभी आपके एक 4 मुद्दा थे, और सोसाइटी, सॉरी सर, भाई साहब हमारे को हर सोसाइटी में एक ऑफिस है सोसाइटी का, उसके बारे में भी हमें डिस्कस करना होगा, क्योंकि महाडा ने हमें एक सोसाइटी दिया है, एक रूम दिया है सोसाइटी ऑफिस के लिए, उसके बारे में कैसे क्या करना होगा। मैं आज ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे त्रिमूर्ति चेयरमैन, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, हम सब लोग 53 बिल्डिंग के बैठे हैं, तो आज हम समझ लेंगे तो आगे भविष्य में हम परिपक्व रहेंगे। आपका बिल्डिंग नंबर कौन सा बोला? 44। आपका बिल्डिंग का मीटिंग हुआ है? आया सर, आप आए हैं, 6 महीना हुआ है, बिल्डिंग अभी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, आगे प्रोसेसर देने में लगे हुए हैं, तो अभी जल्दी आ जाएंगे। 4 पॉइंट जो पॉइंट आपने उठाया है, जी सर, तो मैं जवाब देता हूँ, बैठ जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहला आपका जो इशू था पार्किंग का, तो मैंने जो अभी नारा लगाया उसमें चेंज करना पड़ेगा। हर एक का वो एक सपना, एक घर और एक पार्किंग वो अपना। या अभी आया सर, इम्पोर्टेंट है वो लिखना, वो इम्पोर्टेंट है लिखना। देखिए, थैंक यू सो मच सर। लेकिन मैंने सब सारी बिल्डिंग में एक्सप्लेन किया है कि हम भाड़ा के लैंड में है, भाड़ा की बिल्डिंग में है, तो उनके पॉलिसी में बहुत सारे प्लस है। जैसे कि हमको एरिया एक्स्ट्रा मिलता है जो प्राइवेट लाइन में नहीं मिलेगा, बहुत सारा प्रीमियम्स का वो मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। लेकिन ये उनका कुछ स्टैंडर्ड एक पॉलिसी है आज की तारीख में जो इम्प्रूव होते आया है। जैसे कि हर एक 8 घर के पीछे 45 स्क्वायर मीटर या उसके नीचे घर होगा तो 8 घर पे एक पार्किंग है। ये मैं आज ये बता रहा हूँ कि ये पॉलिसी की बातें हैं, बराबर है। आज हम खाली इनका समझ लेंगे, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है ये चीज़ के लिए। जैसे हम बहुत सारी मीटिंग करेंगे, बहुत सारा टेंडर इशू आएगा, बहुत सारा आपका सजेशन भी आएगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने मुद्दा उठाया है तो वो पार्किंग का एक पॉलिसी है और वो हमको फॉलो करना पड़ेगा, जो बिल्डर को भी फॉलो करना है। ओके, नंबर 1।
और दूसरा आपका था कि क्लस्टर, बराबर है। तो जैसे कि हमारा लेआउट 1,15,000 स्क्वायर मीटर है, बराबर है। तो उसमें 17,000 मीटर SRA का है, जो 2000 से भी उन्होंने डिडक्ट कर दिया। अभी रहा FSI का, तो माला का जो पॉलिसी क्या है कि मेरा जो पॉलिसी है कि मैं आपको 125% एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो मेरे को जो FSI है, किधर 4 है, किधर 6 है, किधर 8 है, किधर 12 है। जैसे बांद्रा रेक्लेमेशन में आओगे तो मैं बोलूँगा उधर 12 FSI है। तो FSI हर एक लेआउट के हिसाब से होता है, और वो लेआउट के हिसाब से बिल्डर को कुछ जो बनाने मिलता है उसमें से जो एक FSI एक्स्ट्रा मिलता है, उसमें से भी 30% फ्लैट बना के उसको माड़ा को देना है, तभी माड़ा इतना मेहरबान हो रहा है। तो वो हिसाब से हम, जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ कि आज मैंने आपको एक बेंचमार्क सेट किया, ये 480 तो मिलना ही है। पॉलिसी आगे बढ़ेगी तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 1 इंच भी ज़्यादा मिल जाएगा तो उसके लिए मैं पूरा आपके बिहाफ पे लड़ूंगा, मैं आपकी आवाज़ हूँ। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे, आपको जितना ज़्यादा मिलेगा मुझे उतना ज़्यादा खुशी होगा। लेकिन हम जैसे पॉलिसी के बियॉन्ड नहीं जा सकते, लेकिन जो उनका जो रवैया है इज़ प्रो कॉमन मैन। ओके। तीसरा आपका था मेंटेनेंस का इशू था, वो भी बड़ा बात है कि हम नए घर में जाएंगे, नई सिचुएशन में आएंगे, एक जूने कनेक्शन से नए में आएंगे, तो बहुत सारा जो है कि जैसे कि वाटर सोलर एनर्जी बोलता हूँ। ओके। सोलर एनर्जी इज मेड कंपलसरी। जैसे हमने बैंड्रा में हमारे एक सोसाइटी था, उसमें 1.25 लाख का बिल आता था, हमने 50 किलोवाट का सोलर लगाया तो 15,000 बिल आता है। तो आपका नया कॉम्प्लेक्स में लाइट कम हो जाएगा। वाटर एक हार्वेस्टिंग होता है कि रेन वाटर आप कलेक्ट करते हो, और एक आता है वाटर रिसाइकलिंग, कि वही पानी गंदा वंदा जो होता है वो पूरा फिल्टर होकर वही पानी यूज़ होता है। तो आपको BMC से पानी लेना नहीं, वो पानी में खेलना है, तो उससे आपका कॉस्टिंग कम होता है। एयर पोल्यूशन भी होता है। जैसे बीच में UK से पूरा ट्रेड कमिश्नर डेलीगेट आए थे कि सस्टेनेबल लिविंग बनाना, यानी इलेक्ट्रिसिटी कैसा कम हो गया, ग्रीन बिल्डिंग कैसा होगा, झाड़ ज़्यादा कितना जैसा बनेंगे, एयर पोल्यूशन के सेंसर लगते हैं जो आपको कहते हैं कि आज के दिन में इधर गर्मी ज़्यादा, इधर पानी ज़्यादा, इधर ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, वो हिसाब से वो स्प्रे भी लगाते हैं कि स्प्रिंकल करके वो ऐसा हो। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो आपका मेंटेनेंस में जो मेन आइटम है इलेक्ट्रिसिटी और पानी, प्रॉपर्टी टैक्स का आपको राहत मिलता है। तो काफ़ी सारा आपको विन विन सिचुएशन में नेग्लिजिबल होगा, जो आप बोलेंगे कि मेरे नए घर में मैं इतना तो कर सकता हूँ। तो हम कोशिश करेंगे कि कितना कम से कम होना चाहिए। तो जैसे कि माड़ा ने जो पहल लिया कि भाई मैं आपको पहले 5 साल माफ़ कर दूंगा, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो वो कर रहे हैं तो हम भी उसके साथ थोड़ा चलना है। कुछ उसकी बात हमको नहीं चुप चलती है तो थोड़ा हम समझ लेंगे कि हाँ ठीक है ऐसा, बट हम कोशिश करेंगे। क्योंकि जैसे कि ये जो एरिया जो है मालवनी एरिया, कांदीवली एरिया, गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर किए है कि जैसा BKC बनाया है आज, वो लाइन्स में ये पूरा एरिया डेवलप करना है उनको। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये कैबिनेट में भी अप्रूव हो गया, MMRD को असाइनमेंट भी देने में आ गया है कि ये एरिया को इसी तरह तुमको डेवलप करना है। तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा सीवरेज का प्लान है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है, ये सब वो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट इतना बहुत हम कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा उसमें भाग दे सकते हैं। तो ये सब बातें जो थी कि इसके ऊपर हमारा काम है पूछने में क्या है। ये मेरा रवैया रहता है गवर्नमेंट से, पूछने में क्या है, बोलने में क्या है, लगा दो तीर दे दो तुक्का, लेकिन हम आपके साथ हैं, ऐसा हम उसको कहना है कि हम जो भी है। क्योंकि आज हमारा जो सिचुएशन में देख रहा हूँ मोतीलाल नगर का, तो मुझे भी दुख होता है कि आज हम वो कटेरे करेंगे, तुमको कुछ नहीं करने मिलेगा, तुमको ये मिलेगा। क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, कोर्ट में हमने टेंडर डाल दिया, फिर संस्था गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी, तो हम इधर जाएंगे उधर ही गए। तो हमारा ये सिचुएशन है कि एटलीस्ट हम आगे बढ़ते हैं कि तुम्हारे पॉलिसी से हिसाब से हम चल रहे, तो कुछ हो सकता है तो उनको कोई इश्यू है नहीं। जितना ज़्यादा एरिया देंगे उसको इतना भी बेनिफिट मिलता है, वो प्रीमियम जो चार्ज करते हैं। बिल्डर को भी ऐसा ही रहता है कि मुझे ज़्यादा बनाने मिलेगा, मुझे ज़्यादा माल बनेगा, तो वो हिसाब से हाँ।
हाँ, ये बात हो सकता है, आपको एक्स्ट्रा एरिया लेना है, हम डीलर को बोलेंगे भाई 10-15% डिस्काउंट में हमको दो, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बोल दी 6% का मैं 3% दूंगा, स्टैम्प ड्यूटी लूँगा, तो वो सब हम बातें कर सकते हैं। लेकिन ओवर द पीरियड जो हिसाब से होता है कि लाइट इलेक्ट्रिसिटी, उसकी वजह से सब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है रातों रात, अभी कुछ जन ने तो भी चाइना ने तो पूरा रोड में बना डाला है, सोलर गाड़ियाँ चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी हो रही है। अभी हमारे एक इंडियन ने प्राइम मिनिस्टर जी को सैंपल दिया, टाइल्स बनाया उन्होंने, रास्ते में टाइल्स लगेगी, उस पर चलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। चाइना ने पूरे दरिए में सोलर प्लांट लगा दिया है, लार्जेस्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी लगभग जीरो होने से रही, वही इशू पानी से भी हो सकता है। तो ये जो मेन चीज़ें हैं जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता है, तो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो गई तो आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लोगे तो आपको वो भी फ्री हो जाएगा। तो हर तरीके से इन ट्यून रहना चाहिए कि उसमें हमें आगे बेटर लिविंग कैसा मिलेगा। आई होप आई ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेन टू यू, बट ये हमारे दिमाग में है कि हम कैसा उसको सॉल्व कर सके मैक्सिमम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अभी प्रशांत जी, अभी उसके पहले आई जस्ट इंट्रोड्यूस एडवोकेट सबा कुरैशी, प्लीज स्टैंड। इनका 25 साल का तजुर्बा है, कोऑपरेटिव बोलो, सिविल बोलो, हाईकोर्ट बोलो, जब बोलो, इन्होंने भी सर्विस देने का डिसाइड किया है। तो हमारा अपना जो ऑफिस है 2 नंबर का बिल्डिंग में नीचे, तो वंस अ वीक आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी सैटरडे शी विल ट्राई टू कम फॉर 2-3 आवर्स। आपका जो भी इश्यू है आप सबमिट कर सकते हैं, या तो सैटरडे को दिन आप पर्सनली मिलकर इसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, हाँ हाँ, सोसाइटी का भी क्लियर कर दूंगा। मैंने सब मीटिंग में कहा था ये 64 यूनिट है, वो मैं समझता हूँ सोसाइटी का ओनरशिप का है, जिसके सोसाइटी में आप 63 मेंबर्स हो, तो वो भी आपको 480 मिलेगा। ओके, अभी वो 480 का आपको जो करना है एज अ बिल्डिंग आप डिसाइड करो, उसको बेच के उसका पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको रेंट में लगाने का है और रेंट लगाना है, या तो आप बोलेंगे 480 डिवाइड बाई 63, उतना 7-8 स्क्वायर फुट हमको एक्स्ट्रा दे दो। मैंने उसका समाधान कर देंगे, क्योंकि आज 53 बिल्डिंग है, 25 बिल्डिंग बनेगी, तो तुम्हारी सोसाइटी भी समझो फिर 25 हो जाएगी। तो आपकी सोसाइटी में कोई सोसाइटी में बैंक बैलेंस प्लस होगा, किसमें माइनस होगा, तो प्लस है वो बांट लो और खत्म कर दो कहानी से। सो इट्स टाइम फॉर स्नैक्स। अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। हाँ बोलिए। कि ये जो हम लोगों को जगह दे दी जाएगी, उसमें के अलावा जो बचेगी उसका क्या होएगा, उसमें उसका क्या स्टैंडर्ड होएगा? सेम स्टैंडर्ड होएगा जो सेम स्टैंडर्ड होगा, या अलग से उसका कुछ और आएगा? आपको क्या चाहिए? सेम स्टैंडर्ड होगा। बस तो सेम ही होएगा ना। देखो ऐसा है, सुनो ना, एक है क्वालिटी ऑफ वर्क, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट एक है कि हमारी बिल्डिंग जो बनेगी, क्या उसका कॉन्ट्रैक्टर अलग होगा, क्या हमारा अलग होगा, क्या सिविल का अलग होगा? नहीं, कॉन्ट्रैक्टर भी तो मेरा कहने का मतलब है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लिया कि बिल्डर कोई भी आएगा, लेकिन हम यूनाइटेडली बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर विल बी इधर एल&टी और टाटा, ताकि क्वालिटी ऑफ ये बिल्डिंग हमको और 50 साल देना है, वो मजबूत चीजें बने। अभी रहा इंफ्रा इनसाइड का, बराबर है, अभी उसमें हम उसका भी हमें क्या चाहिए उसका हम लिस्ट बनाएंगे कि दिस इज व्हाट यू विल गेट इन टर्म्स ऑफ, बराबर। अभी मार्बल 100 रुपया फुट भी आता है, 1000 रुपया फुट भी आता है, तो वी हैव टू वर्क व्हाट इज आइडियली सूटेड फॉर अस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, बट कंस्ट्रक्शन शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। तो ये हम अग्री करते हैं कि या तो एल&टी या टाटा को करेंगे, बराबर है, हाँ? ताकि और कोई भी आएगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं वो रेती में सीमेंट मिलाएगा कि सीमेंट में रेती मिलाएगा, लेकिन आज एल&टी रहेगा तो मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि उसके प्लांट से जो गाड़ी निकलती है, हर एक गाड़ी का टेस्ट होता है,
जो टेस्ट रिपोर्ट लेके वो साइड पे आता है, तो एज अ पीएमसी का इंजीनियर चेक करता है कि सर्टिफिकेट है कि नहीं है तो वापस भेजते हैं घर पे ऐसा। तो वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है कि लीकेज नहीं। आज भेरा ने भी डाला है कि 5 साल का गारंटी बिल्डर हैज टू टेक केयर कि 5 साल में कुछ होगा तो बिल्डर इज बाउंड टू रिपेयर, क्योंकि 5 साल में कुछ होता नहीं है, 6ठे साल से चालू होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट लो चाहे वॉशिंग मशीन। तो प्रैक्टिकल बात करना मेरे को आता है और जो है सच वो बताता हूँ, क्योंकि एक झूठ बोलने के लिए मुझे 100 झूठ बोलना पड़ेगा और 55 झूठ कौन सा बोला था तो मुझे 56 याद आएगा, मैं 55 ये बोला, तो वो दिमाग में रखना है, जो दिल में है बोल देने का। ओके, तो आज हम एंड करते हैं। यस, आपका कुछ लास्ट क्वेश्चन? हाँ, बस लास्ट क्वेश्चन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल ये है कि आपने जब पिक्चर दिखाया था उसमें आपने पूरे कॉम्प्लेक्स का पिक्चर दिखाया था, जिसमें कुछ गार्डन का एरिया था, कहीं पे ग्राउंड था, करेक्ट, और हमारी जो 4 बिल्डिंग उसके बीच में का एरिया है। करेक्ट। तो जो आपने उसके बाद में जो है एक पिक्चर ऐसे दिखाया जहाँ पे 1 BHK दिखाया, 2 BHK दिखाया, करेक्ट। लेकिन होलिस्टिक हमको फ्यूचर में गार्डन कुछ दिखेगा क्या, ग्राउंड मिलेगा क्या, उसके बारे में कहीं पे हमारा डिस्कशन हुआ है। ओके, आपने सवाल किया, अच्छा है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक लेआउट बनाएंगे, क्योंकि क्लस्टर डेवलपमेंट में जाने का और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी इनकरेज करने का कारण ये है, आपको ओपन स्पेस ज़्यादा मिलता है, गार्डन ज़्यादा मिलता है, रिक्रिएशन ज़्यादा मिलता है, प्लेग्राउंड ज़्यादा मिलता है, तो दैट ऑल बिलोंग्स टू द कॉम्प्लेक्स। ऐसा है कि हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, ये बनेगा, लेकिन इतना ओपन ग्राउंड होगा तो यू विल कनेक्ट टू द नेचर। ओके, अभी रहा बात स्विमिंग पूल का होता है, तो बहुत सारी सोसाइटी बोलते हैं और न्यूसेंस है, मुझसे स्विमिंग पूल को पालने का, बिल्डर बोलेगा मैं स्विमिंग पूल नहीं लगाऊंगा, मेरा माल नहीं बिकेगा, तो ऐसा बहुत सारा सिचुएशन आता है। लेकिन जो हमारा है कि वो ओपन ग्राउंड हमारे पास ही रहेगा, पर्पस इज ओनली दैट कि हमारे पास ओपन ग्राउंड ज़्यादा रहेगा, रिक्रिएशन एक्टिविटी जाएगा, यू विल स्टार्ट कनेक्टिंग विद नेचर, दैट इज द होल आइडिया कि आप नेचर में रह रहे हो, ग्रीनरी बढ़ेगा और एक लाइफ खुशहाल हो जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर, कनेक्टेड सवाल है। हाँ, बोलिए सर। अभी आपने बताया 3488 फ्लैट्स है, फैमिली हाँ, मेंबर्स रहते हैं, 53 बिल्डिंग है, तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। करेक्ट। और कोई ना कोई फैमिली में साल में कोई ना कोई फंक्शन तो होता है, हाँ, तो क्या ये आफ्टर रीडेवलपमेंट वी एक्सपेक्ट कि वी विल गेट अ पार्टी हॉल और सम हॉल लाइक वेयर वी कैन होल्ड अ फंक्शन, देखो, जैसा क्लब हाउस है, ओके, पार्टी हॉल है, इसमें कैसा है कि इज इट पॉसिबल? एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट कितना बड़ा बनेगा वो आपको समझना है, क्योंकि पूरा लेआउट में जो एफएस है, जो माल बनेगा XYZ स्क्वायर फीट, समझो 5 लाख स्क्वायर फुट बना, तो उसका 2% इज अलाउड फॉर पार्टी हॉल, फॉर जिम, फॉर ऑफिस। तो वो हिसाब से उसमें जो बैठता है वी विल अकोमोडेट है। Then that we have to keep in mind. यस, आई अंडरस्टैंड। तो मैं आपको खाली लिमिटेशन बोल देता हूँ, वो भी 2% ही काफ़ी बड़ा एरिया होता है, अरे वो तो विच इज गिवन एज फ्री ऑफ FSI, जिसमें बिल्डर को कुछ पेमेंट खाली कंस्ट्रक्शन ही बेयर करना है, प्रीमियम विमम नहीं करना। क्या आज तो आपका जो 25 बिल्डिंग का 25 सोसाइटी, अगर इंडिविजुअल सोसाइटी बना दे 25 बिल्डिंग का, तो वो इंडिविजुअल सोसाइटी ऑफिस होगा, जिम होगा और जो भी रिक्रिएशनल एरिया होगा, विद इन दैट 2% एवरीथिंग इज पॉसिबल। थैंक यू सर। हॅलो, सर्व जमा झालेल्या इकडच्या प्रतिनिधींना विनंती आहे की सर्वांनी स्नॅक्सचा आस्वाद घ्यायचा आहे आणि मगच घरी जायचे। आणि मी सर्वांना परत एकदा सांगू इच्छितो की सर्व इमारतीचे जे रिप्रेझेंटेटिव्ह इकडे आलेले आहेत, त्या इमारतीचे रिप्रेझेंटेटिव्हने आम्हाला 2 लोकांची नावं द्यायची, त्याच्यामध्ये सेक्रेटरी मस्ट, म्हणजे समजा माझी इमारत क्रमांक 5 आहे तर माझ्या इमारत क्रमांक 5 मध्ये सेक्रेटरीचं नाव, फोन नंबर आलं पाहिजे आणि त्याच्याबरोबर एक कोणीही म्हणजे चेअरमन असेल, ट्रेझरर असेल किंवा सभासद असेल,
त्यांचं नाव आपल्याला PMCच्या ऑफिसमध्ये द्यायचं आहे, जेणेकरून म्हाडामध्ये जेव्हा आपल्याला संजय जयस्वाल साहेबांकडे भेटायचं असेल, आपल्याला आपलं कॉम्प्लेक्स रिप्रेझेंट करायचं असेल, तेव्हा त्यांना कॉल करण्यात येईल आणि त्यांना जे पण आपण पुढे आता अपडेट घेऊ त्यांना आम्हाला अपडेट करता येईल आणि ती आपली 100 लोकांची टीम म्हणजे आणि आम्ही 10 लोक असे आपण 110 लोकांना मिळून हे पुढचं काम करायचं आहे. ज्या लोकांनी लेटर्स अजून दिलेले नाहीत त्यांना पुढच्या 15 दिवसामध्ये लेटर द्यायचं आहे, जेणेकरून जसं अकबरजीवाले साहेबांनी सांगितलं की आपली टाईमलाईन आहे 3 महिन्याची. 3 महिन्यात आपल्याला प्रपोजल टेंडरिंग करायचं आहे. ते सर्वांनी लक्षात ठेवायचं आहे आणि त्या दिशेने आपल्याला वाटचाल करायची. मी अकबरजीवाले साहेबांचे आभार मानतो की त्यांनी आज आपल्याला इतकं चांगल्या प्रकारे समजून सांगितलेल्या प्रोजेक्टच्याबद्दल आणि आपल्या प्रश्नांची पण उत्तरं दिलेली आहेत. धन्यवाद अकबरजीवाले साहेब आणि आपले सर्वांचे मनपूर्वक आभार. थँक्यू. सर्वांनी स्नॅक्सचा आस्वाद घ्यायचा आहे आणि मगच या हॉलच्या बाहेर जायचं आहे प्लीज.